हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री ऑप्शन क्लासेस शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 22 पार्ट आ चुके हैं। उन 22 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्लीट किया था, अर्थात हमने पंजाब और सिंध के विलय तक की अपनी कहानी को कंप्लीट कर लिया था। इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज से हम प्रशासन और इकोनॉमी को एक साथ शुरू करेंगे। इस पार्ट में हम पूरे के पूरे प्रशासन का अध्ययन करेंगे और अगले पार्ट में हम उस प्रशासन का देश की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये श्री आईएएस एकेडमी का इतिहास वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है और हमने इसी पाठ्यक्रम के अनुरूप अपनी सारी तैयारी को शुरू किया था, जिसमें हमने कई सारे बृहद टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज से हमारे जो टॉपिक होंगे दिखने में तो बृहद होंगे, बट वो सब के सब एक या दो क्लास के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इनकी डेप्थ जो कहानी है उसको प्रॉपर रूप से पढ़ लिया है, बट अब हमें उसके ऊपरी ऊपरी आवरण को या कहें कि मोटे मोटे स्तर पर पढ़ना है। दूसरी बात कि आज हम जो ये प्रशासन पढ़ रहे हैं, इस प्रशासन को अगर आपको प्रीलिम की दृष्टि से कवर करना है, तथ्यात्मक दृष्टि से कवर करना है, तो आप हमारी इंडियन पॉलिटिक की बुक सीरीज के शुरू के 4 पार्ट्स को आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने उन वीडियोस को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। साथ ही यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे हमारे चैनल की, तो स्क्रॉल करेंगे और सबसे नीचे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे इंडियन पॉलिटिक की बुक सीरीज के रूप में जिस पे हमने काफ़ी गहनता से अध्ययन किया है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे प्रीलिम के बेस पर इन प्रोविजंस को या प्रशासन को नहीं पढ़ेंगे। हम केवल उनको गहन विश्लेषण के आधार पर ही पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार 1773 से अधिनियमों की शुरुआत हुई क्यों। आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। क्या ये रेगुलेट करना भारतीय हितों के लिए था या ब्रिटिश सरकार अपने हितों के लिए उस कंपनी को रेगुलेट कर रही थी, या फिर संसद में बढ़ते हुए औद्योगिक व्यापारियों के प्रभुत्व को चुनौती देने की प्रोसेस थी। इन कई सारे डायमेंशन को हम कवर करेंगे और आप यकीन मानिए कि अब इसके बाद जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर लेंगे तो आपको ना तो कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी पुस्तक का आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी प्रकार का कोई फ्रेम देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखने वाली जो सबसे टॉप मोस्ट हिस्टोरियन हैं ब्रिटिश इतिहासकार को लेकर, हमने उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, अर्थात हमने उन दो लोगों की पुस्तकों को यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा और आपको इतना सहज लगेगा कि वास्तव में प्रशासन का डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ। वास्तव में उस समय ऐसी चुनौतियां कंपनी के समक्ष विद्यमान थी, और जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे इसको हम इंटरलिंक कर देंगे अपनी प्रीवियस कहानी से। मतलब कि जब हम 1773 पढ़ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि उस समय मराठों की क्या स्थिति थी, उस समय मैसूर की क्या स्थिति थी, उस समय वास्तव में कंपनी की क्या स्थिति थी। और आप यहीं से समझ पाएंगे कि आखिरकार कंपनी ने उस समय ट्रीटी ऑफ सालबाई क्यों की, कंपनी ने उस समय मैंगलोर की ट्रीटी क्यों की, कंपनी ने उस समय श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी क्यों की, और कंपनी ने उस समय ट्रीटी ऑफ बसीन क्यों की, और आगे चलकर उन्होंने मराठों का पूरी तरह से विलय क्यों कर लिया। कहने का मतलब कि हमने जो स्टोरी पार्ट्स प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ी थी, अब उनके छोटे छोटे आक्षेप यहाँ पर काम आएंगे। तो आपको पूरी स्टोरी पिछली पता है, तो उस पर हम ना जाकर आज अपने प्रशासन की ही शुरुआत करेंगे। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ठीक है, आप पीछे मत जाइए, लेकिन एक बार हमें क्रमागत रूप से काफ़ी फास्ट मोड में बता तो दीजिए कि हमने कहानियाँ कैसे पढ़ी हैं, क्योंकि कल तक तो हम सब भूल चुके हैं। तो ठीक है, आपकी इस मिन्नत का हम ख्याल रखते हैं और आपको एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों का क्विक मोड रिवीजन करा देते हैं। दूसरी बात,
जिन लोगों को क्विक मोड रिवीजन ना करना हो तो वो चिंतित ना हो। लगभग ये आज 10 मिनट का ही वीडियो होगा क्विक मोड रिवीजन का। मतलब इतना बड़ा नहीं होगा जो हम प्रीवियस में पढ़ते आए हैं, क्योंकि अब चीज़ें आपको याद हो गई हैं ऐसा हम मानते हैं। और अगर नहीं याद हुई हैं तो आप प्रीवियस पार्ट के शुरू के 30 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। क्लियर। तो आप जानते हैं कि भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं। उनके आगमन का कारण ये था कि वो भारत से व्यापार करना चाहती हैं, लेकिन समय दर समय जब परिस्थितियां बदलती गईं तो उनको राजनीतिक प्रभुत्व इस्टेब्लिश करने का मौका मिला और व्यापारिक एकाधिकार की होड़ में पुर्तगाली और डचों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। उसी समय कंपनी ने जब यह मौका देखा, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मौका देखा, तो उन्होंने पुर्तगाली व डचों की प्रभुता को चुनौती देने का प्रयत्न किया। ये बात अलग है कि पुर्तगाली की बेटी, आप कह सकते हो कैथरीन, का जब विवाह चार्ल्स द्वितीय यानी कि ब्रिटेन के प्रिंस के साथ हो गया तो पुर्तगाली ने अपनी इस प्रतिस्पर्धा से अपने आप को बाहर कर लिया। बचते हैं डच। वो बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों से परास्त होकर बाहर चले जाते हैं। शेष बचते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों से कई प्रकार के युद्ध होते हैं, अर्थात इनका युद्ध यूरोप की परिस्थितियों के साथ साथ भारत की महत्वाकांक्षाओं पर भी आधारित था। इसीलिए यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ में इनकी भारत में बस्तियों को सीमांकित कर दिया जाता है और इन्हें केवल पांडिचेरी तक सीमित करके रख दिया जाता है। शेष जब कंपनी बचती है तो वो बंगाल के प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयत्न करती है और नवाब के कई सहयोगियों के साथ में मिलकर बंगाल के विजय के प्रयास करती है, जिसमें प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन प्लासी के युद्ध में मिले अधिकारों की पुष्टि न हो पाने के कारण कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ती है और उस समय के नवाब यानी कि मीर जाफर को पदस्थ करके उस पर मीर कासिम नाम के नवाब को पदोच्चित किया जाता है। और उसकी पदोच्चित को भी लेकर कई सारे इशूज उभर कर आते हैं, जिसे उसने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ में मिलकर युद्ध करने का प्रयास किया, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बात अलग है कि इस बक्सर के युद्ध में पराजय होती है और इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत न केवल अवध का नवाब अधीन आता है बल्कि मुगल बादशाह भी पेंशन याफ्ता बन जाता है। रही बात आगे चलकर जब कंपनी को उत्तर भारत में इतनी प्रभुता इस्टेब्लिश हो गई तो वो दक्कन में जाती है मैसूर पर हमला करने। अर्थात उस समय मैसूर रियासत का प्रमुख हुआ करता था हैदर अली, जो कि वाडियार वंश के देवराज और नंजाराज को पराजित करके या उन दोनों के बीच टसल को उत्पन्न करके मराठों से हमले करने के लिए एक सेनापति के रूप में उभर कर आता है और आगे चलकर सारी की सारी सत्ता का केंद्रीकरण करके मराठों और निज़ाम से लोहा लेता है। मराठों और निज़ाम का ग्रुप बनाकर कंपनी मैसूर को पराजित करने का प्रयत्न करती है। ये बात अलग है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की दूरदर्शिता ने उसे बचा लिया। अर्थात एक तरीके से मद्रास की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने वो विजित हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। ऐसा अंग्रेज इसलिए कर पाए क्योंकि उस समय हैदर अली ने मराठों को जो क्षेत्र चाहिए था वो क्षेत्र दे दिया, निज़ाम को जो धन चाहिए था वो धन दे दिया। लेकिन कंपनी इससे संतुष्ट नहीं हुई। आगे चलकर उन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव तैयार की और उसमें उन्होंने मोर्चा बनाया और उस मोर्चे में हालांकि हैदर अली आगे जाकर मृत्यु का वरण कर गया और उसी समय टीपू सुल्तान ने उस युद्ध को संभाला। लेकिन वो युद्ध भी किसी तरीके से एक स्पष्ट निष्कर्ष की ओर नहीं पहुंच पाया और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के जरिए उस युद्ध की समाप्ति हो गई। कंपनी को लगा कि ये अच्छा मौका है कि अब हम 10 वर्षों बाद एक एक करके सबको जीत लें, क्योंकि इसी समय वो मराठों के साथ भी युद्ध कर रहे थे और ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंतर्गत उन्होंने मराठों से 20 वर्ष तक कोई युद्ध न करने का संकल्प ले लिया था। तो आगे चलकर फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान के कई सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया जाता है और साथ ही 3 करोड़ रुपए उससे ले लिए जाते हैं। यही चीज़ उन्होंने आगे चलकर वेलेज़ली ने सहायक संधि स्वीकार करने की मजबूरी बनाई, बट टीपू ने युद्ध करना उचित समझा और उसने उनकी सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं किया और इस तरीके से मैसूर रियासत को समाप्त कर दिया गया और वहाँ से पुनः वाडियार वंश के व्यक्ति को सत्ता में बैठाकर उसकी सहायक संधि एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। इसी स्थिति में मराठों की जब हम स्थिति देखते हैं तो देखते हैं कि मराठों में
पेशवाओं की प्रभुता बढ़ती जाती है, खासतौर पर साहू के बाद, और उसमें चाहे बाजीराव प्रथम हो, चाहे बालाजी बाजीराव हो, या फिर उनकी मृत्यु के बाद माधव राव हो, और माधव राव की मृत्यु के बाद नारायण राव। नारायण राव की जब मृत्यु हो जाती है तो माधव राव नारायण उनका बेटा बनता है, जिसे नाना फडणवीस के संरक्षण में पेशवा घोषित किया जाता है। किंतु रघुनाथ राव इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो बम्बई प्रेसिडेंसी के पास जाकर सूरत की संधि करते हैं। तो वहीं नाना फडणवीस पुरंदर की संधि कलकत्ता काउंसिल से करते हैं। ये बात अलग है कि दोनों एक दूसरे को परसुएट नहीं कर पाते और आगे चलकर युद्ध होता है, जिस युद्ध में कंपनी पराजित हो जाती है, अर्थात प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, और उन्हें सम्मानजनक न होकर ट्रीटी ऑफ सालबाई करनी पड़ती है। ये बात अलग है कि इस ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद मराठा पेशवा में आंतरिक कलह होती है और 1795 तक आते आते माधवराव नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया। हालांकि उस 5 वर्ष तक तो उसने किसी प्रकार का उद्दंड नहीं किया, लेकिन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद उसने होलकर के भाई की मृत्यु कर दी और होलकर उससे बदला लेने के लिए पूना पर हमला करता है, जिसमें वो भागकर बसीं चला जाता है। और भागने के बाद पूना में होलकर भाइयों ने क्या किया कि बाजीराव द्वितीय का जो दूसरा भाई था अमृत राव, उसका जो बेटा था विनायक राव, उसे पेशवा नियुक्त कर देता है। इस चीज़ से बाजीराव द्वितीय को ये लगता है कि उसकी जो प्रभुता है, उसकी जो संप्रभुता है, अब वो पतन की ओर जा चुकी है। अतः कंपनी साहब आप हमारी मदद कर दो, और उसने ट्रीटी ऑफ सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की अडॉप्ट किया, और इस तरीके से उसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि रखी। ये बात अलग है कि उसकी इस बसीन की संधि को किसी अन्य मराठा सरदार ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो लोग अलग अलग लड़े, इसलिए उनके साथ अलग अलग संधियां हुई और वो पराजित हुए और कंपनी के अधीन आ गए। चाहे वो देवगांव की संधि हो, चाहे सुरजी अर्जन की संधि हो, चाहे फिर राजपुर घाट की संधि हो। आगे चलकर परिस्थितियां और बदलीं, लेकिन इस मोर्चे के अभाव ने इनको फिर से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की ओर ला खड़ा कर दिया। साथ जब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब पिंडारियों पर हमला किया तो इस युद्ध की प्रासंगिकता और बढ़ गई, और इसी युद्ध में पराजय होने के बाद पेशवा को पूना से हटाकर बिठूर में निर्वासित कर दिया गया और वहां उन्हें 10 लाख रुपए देके पेंशन के रूप में रखा गया। क्लियर? तो इस तरीके से मराठों की कहानी खत्म हो गई थी। पंजाब की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल से राजा रणजीत सिंह ने किस प्रकार सतलज से लेकर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र तक अपनी प्रभुता को कायम किया, लेकिन अमृतसर की संधि के तहत उन्होंने सतलज पार जाने के वचन को निभाया कि अब हम इसके पार नहीं जाएंगे, और इस तरीके से कंपनी के साथ में झुको झुको की पॉलिसी अपनाते रहे। और उनकी मृत्यु के बाद 1839 के बाद जो पंजाब रियासत थी, या कह सकते हो कि पंजाब जो प्रोविंस था, वो अराजकता का शिकार हो गया, जिसमें कई सारे लोग, चाहे नौनिहाल सिंह हो, चाहे खड़क सिंह हो, चाहे संधावालिया दल हो, चाहे डोगरा बंधु दल हो, इन सब ने पूरी की पूरी पंजाब की स्थिति को तहस नहस कर दिया। अर्थात अगले 4 वर्षों में 4 राजा 4 वजीर बदल चुके थे। अंततः आते आते उस समय जिंदा कौर, खास तौर पर दिलीप सिंह की माँ, उन्होंने उसको संरक्षण दिया। लाल सिंह के नेतृत्व में सारी कहानी और पटकथा रची गई, लेकिन डलहौजी के महत्वाकांक्षा ने मुल्तान पर आक्रमण करके या मुल्तान के उस समय के गवर्नर पर आरोप लगाकर पूरे के पूरे पंजाब को अपने में सम्मिलित कर लिया। इसी चीज़ को हमने नेपियर की दृष्टि से सिंध विलय में देखा था कि उन्होंने किस तरीके से अफ़गान युद्ध को बेस बनाकर 1838 और 42 के कि हमें अफ़गान युद्ध में जीतना है और अफ़गान युद्ध की समस्या को हर हाल में सुलझाना है ताकि रसिया और ईरान का हमला ना हो सके, तो उन्होंने सिंध विजय कर ली। इतनी सारी कहानी हमने पढ़ ली थी, अर्थात हमने भारत में ब्रिटिश प्रसार कैसे हुआ, इन सारी स्टोरी को काफ़ी डेप्थ में पढ़ लिया। हमने केवल यहाँ पे आपके मन मस्तिष्क में एक बार क्विक रिवीजन 13 मिनट का करा दिया। समझ गए? अब हम देखेंगे कि वास्तव में ये जो जीतें थी, अर्थात जो ये विजय हो रही थी, इस विजय के पीछे की एक कोई प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के अनुरूप कोई प्रशासन होगा, उस प्रशासन के अनुरूप ही इनका संचालन होगा। अर्थात इनकी जो नीतियाँ थीं, इनकी जो संधियाँ थीं, इनके जो प्रोसेस थे और इनका जो प्रक्रम था, वो वास्तव में किसी न किसी प्रेरणा से तो प्रेरित रहा ही होगा।
अर्थात एक योजनाबद्ध तरीके से हमें भारत को जीतना है, हमें एक एक करके भारत को जीतना है। तो ये संकल्पना तभी अर्थात रूप ले सकती है जब आपके पास एक बेहतर से बेहतर प्रशासन हो, उस प्रशासन को चलाने का बेहतर दायित्व हो और उस दायित्व के साथ में एक कुशल योग्य नेतृत्व हो। तो क्या ब्रिटिश प्रशासन में ऐसे फीचर हमें देखने को मिले? क्या वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने जो अपनी आरंभिक संरचना रखी, उस आरंभिक संरचना में क्या उत्तरदायित्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर उन्होंने केवल रेवेन्यू को ही अपना बेस बनाया और अपनी सुदृढ़ता को मजबूत करने के लिए नए नए एक्ट पारित कर दिए, या फिर इसमें ब्रिटेन की संसद का प्रभुत्व बढ़ रहा था, या फिर ब्रिटेन के व्यापारी वर्गों की यह महत्वाकांक्षा जागृत हो रही थी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई मोनोपोली को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उपजे हुए नए बुर्जुआ वर्ग को अब भारत की ओर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया जाए। अर्थात इतनी अनसुलझी गुत्थियों को आज हम सुलझाएंगे। हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट क्यों किया गया, आखिरकार उसे अगले कई सारे चार्टर अधिनियम के अंतर्गत एक टाइमलाइन के बॉन्ड में क्यों बांधा गया और 1858 तक आते आते उसकी सत्ता को, उसकी प्रभुता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हमने इसके बेसिक फीचर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो हम बेसिक फीचर में नहीं जाएंगे, हम बस गहन विश्लेषण की ओर जाएंगे, क्योंकि इस गहन विश्लेषण को आमतौर पर कोई नहीं बताता और ना ही कोई आपको समझाने का प्रयत्न करता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि इस गहन विश्लेषण पर ही यूपीएससी प्रश्न पूछती है, ना कि आपके किसी प्रोविज़न के आधार पर। समझ गए? तो आज जब हमारा ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक, खासतौर पर प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना क्या थी, ये द्वैध शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका बचेगा मुक्त व्यापार, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप और अंग्रेजी उपयोगितावाद और भारत। क्लियर? ये सब के सब आपके अगले 2 टॉपिक में कंप्लीट होंगे और वहीं पर आपके ये सारे के सारे मतलब औपनिवेशिक शासन का आर्थिक इम्पैक्ट क्या है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये काफ़ी सारे टॉपिक्स को आज कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आप मेरे प्रोसेस को समझ गए होंगे और फिर उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उनमें हम सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करेंगे। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हमें करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति और उनका आंतरिक प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये वास्तव में एक पूरी की पूरी बुक है, पूरा का पूरा एक ब्लॉग है आशुतोष और सुभाषिनी का। तो हम वहाँ से इसको लिए हैं और वहाँ से आपको डिस्कस करके बता रहे उस बुक को, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये बुक है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने वहाँ से इस चीज़ को लिया, क्योंकि नॉर्मल बुक्स में आपको कहीं पे कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। समझ गए? तो हम आज इसमें केवल ये देखेंगे कि आखिरकार भारत में अंग्रेज़ों की प्रशासनिक नीति क्या थी और उनका आंतरिक प्रशासन किस तरीके का था। ये हम 1757 से 1858 तक की कहानी को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अगले पार्ट में इन्हीं प्रशासनिक नीतियों का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो आपको पता हो कि जब भी हम कोई प्रशासन पढ़ते हैं तो उस प्रशासन में बेसिकली 5 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से बता दीजिए, आपको अच्छे से पता है, नाम बता दूंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। 5R की थ्योरी या कहें R5 की थ्योरी: राजा, राजत्व, राजस्व, राज्य अधिकारी और राज्य। मुख्य भूमिका किसकी होती है? राजस्व की। और राजस्व क्या है? इकोनॉमी। क्लियर? जब राजस्व ज़्यादा होगा तभी तो आप राज्य अधिकारी रख पाओगे, तभी तो आप प्रशासन को मेंटेन कर पाओगे, और जब राज्य अधिकारी ज़्यादा होंगे तो आपका राजत्व मजबूत हो जाएगा, और आपका जब राजत्व मजबूत हो जाएगा तो आप राज्य प्रसार करने की ओर बढ़ोगे, और जब राज्य प्रसार करने की ओर बढ़ोगे तो आपका जो राजा है वो मजबूत होगा, अर्थात ब्रिटेन का किंग मजबूत होगा। समझ गए? तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित हैं, या कह सकते हो कि ये दोनों एक ही हैं। अर्थात प्रशासन को मोहब्बत है इकोनॉमी से,
इसलिए इकोनॉमी कभी भी उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। बट हमारी समस्या ये है कि हम इन दोनों को ब्रेकअप कराकर ही पढ़ेंगे। लेकिन ब्रेकअप कराने का मतलब ऐसा नहीं कि हम इन दोनों की लड़ाई झगड़ा कराएंगे। ब्रेकअप कराने का मतलब ये है कि हम इस पार्ट में प्रशासन को ले लेंगे और अगले पार्ट में इकोनॉमी को ले लेंगे। और जब हम इकोनॉमी को लेंगे तो इनके पहले वाले प्रेयसी को या प्रियतम को ऐड करके ही पढ़ेंगे, ताकि इन मैडम्स को या इन मोहतरमा को बुरा ना लगे। क्लियर? तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं। देखो, जब हम प्रशासन पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात तो प्रश्न ये आना चाहिए कि आखिरकार प्रशासन हम पढ़ते क्यों हैं। केवल ब्रिटिश का ही नहीं, दुनिया में किसी का भी जब हम प्रशासन पढ़ते हैं, वर्तमान गवर्नमेंट का भी जब प्रशासन पढ़ते हैं, या आप जिस एरिया में कलेक्टर होंगे या जिस ज़िले में आप कलेक्टर होंगे वहाँ का जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो या जा रही हो, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वर्ड ही आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव का मूल पर्पस क्या होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव आखिर का इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है और इस इम्प्लीमेंटेशन के पीछे का मुख्य रीज़न क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि आप उस समाज में डेवलपमेंट को और वहाँ की ग्रोथ को इंश्योर करो। अर्थात वहाँ की डेवलपमेंट को इतना डेवलप कर दो कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को भारत की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करें। अर्थात देश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा हो, राज्य जिस हिसाब से आगे ग्रोथ कर रहा हो, वो उसके साथ अपनी कदम से कदम ताल मिला सकें। अर्थात अगर देश के किसी एक हिस्से में इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट है, उनकी जीवन शैली काफ़ी उन्नत है, तो वो गरीबी के उस वातावरण से बाहर निकलकर अपनी जीवन शैली को समृद्ध कर सकें। प्रशासन का ये मुख्य दायित्व होता है। प्रशासन का दायित्व होता है कि बिखरे हुए उन अनडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट की ओर उन्मुख करे, सरकार को इस बात के लिए अवेयर करे कि उनको देश की जनता के लिए, देश के कल्याण के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और किस प्रकार की पॉलिसीज़ के बेस पर उन्हें एक सुशासन या आप कह सकते हो गुड गवर्नेंस देनी है। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको करंट की सिचुएशन से रिलेट करके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको करंट के प्रति भी अवेयरनेस हो जाए और आपको पास्ट में जो प्रीवियस गलतियाँ हुई हैं, जो गवर्नमेंट के साथ जो मिस्टेक्स हुई हैं, खासतौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, तो उसको आप क्रिटिक नज़र से देख सकें। क्लियर? जब ऐसी बात आई तो ये भी इंश्योर करना होता है कि जो प्रशासन बनाया जाए, देखो होता क्या कि प्रशासन में हमने ये तो कह दिया कि प्रशासन जो बने वो उस सोसाइटी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एक सप्लीमेंट्री हो या उसके लिए एक सहायक हो। बट कैसे सहायक हो, कैसे उनकी डेवलपमेंट को इंश्योर करे, इस चीज़ के लिए हमें उस क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनकी जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि मास्टर आपने इन दो लाइंस को इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि इन्हीं दो लाइंस में पूरा का पूरा ब्रिटिश प्रशासन निहित है। और इन्हीं दो लाइन को आप बेस बनाकर दुनिया के किसी भी मंच पर जब आप जाएंगे तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर कोई पर्सन आपसे पूछे तो आप इन दो लाइन के बेस पर उसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ब्रिटिश प्रशासन समाज के डेवलपमेंट पर आधारित था और ना ही उस सोसाइटी की ग्रोथ का सप्लीमेंट्री था। अर्थात ना तो वहाँ के स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था और ना ही उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को ध्यान में रखकर। अर्थात कि जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने केवल और केवल अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। अर्थात उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई उसमें अकाल और शोषण की प्रवृत्ति निहित थी। उन्होंने जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए उसमें औपनिवेशिक दासता का प्रतीक था। उन्होंने जो समृद्धि के लिए उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट लाए वो वास्तव में भारत की समृद्धि न होकर मात्र देश की समृद्धि का एक उपकरण था। आप ऐसे समझो,
आपसे जब भी प्रश्न यूपीएससी पूछती है ना, आप देखोगे कि पितृसत्तावाद से प्रसूत औपनिवेशिक शासन की जड़ें हृदयता को मार्मिकता से तोड़ देती हैं, या शांति की जीते संग्रामों की जीतों से कम ख्याति प्राप्त नहीं होती। आप ऐसे छलावे वाले शब्दों को, ऐसे छलावे वाली मार्मिकतापूर्ण लाइंस को तभी आप अच्छे से इनकोड कर पाओगे जब आपको इतनी पृष्ठभूमि पता हो, जब आपको ये पता हो कि वास्तव में जो ब्रिटेन का शासन था या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भारत की मूल परंपराओं, भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन, भारत की सोसाइटी के पूरा का पूरा प्रतिकूल था, अर्थात जस्ट अपोजिट था। समझ गए? उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि हम कितने से ज़्यादा राज्यों को अपने अंदर विलय कर लें, कितना उनका एनेक्सेशन कर लें, और बट हम जब उनका एनेक्सेशन कर लें तो उससे केवल हम रेवेन्यू को ही अब्स्ट्रैक्ट करें, उससे केवल ज़्यादा से ज़्यादा लगान को हम अपने आप उनसे वसूलें और अपनी लाभांश की मात्रा को इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि हम अपने यहाँ की आर्थिक या औद्योगिक प्रगति को सुनिश्चित कर सकें। बट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ के ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अगर यहाँ से रेवेन्यू ले रहे हैं तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है, अर्थात वो एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा बचते रहे, वो केवल यहाँ के आर्थिक संसाधनों पर ध्यान देने लगे। जैसे आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि जब सर्दी, इस समय गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो आप लोग जब आइसक्रीम खाने जाते होंगे तो, या आप लोग जूस पीने जाते होंगे, तो उस जूस में क्या होता है, जूस तो होता ही है, बट उस जूस के ऊपर जो उसको डेकोरेट करने के लिए वो रूअफ़ज़ा डालते हैं, जो गरी डालते हैं, जो उसमें चेरी डालते हैं, जो उसमें एक दो फ्रूट्स डालते हैं, साथ ही उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो कंपनी क्या करती थी कि वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स इन सब को परचेज कर लेती थी, और खाली जो जूस होता था और जो उसके बाद उस बर्तन को धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडियंस को दे रखी थी। यानी कि पूरा का पूरा मक्खन वो खा जाते थे और जो मट्ठा बचता था वो हमको देते थे। समझ गए? तो आप ऐसे अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, और तभी आप आगे चलकर अकाल पर अपनी बातें लिख सकते हैं। क्लियर? तो इतनी बातें अपने बेस में देख लें। इसी चीज़ को हम ब्रिटिश प्रशासन के स्तर पर या ईस्ट इंडिया कंपनी के स्तर पर देखने का प्रयत्न करेंगे। जब भारत में कंपनी आई और उसने कई सारे युद्धों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया, फिर वो चाहे प्लासी का युद्ध हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, इन्हीं दो को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वास्तव में इन्हीं दो ने इन्हीं क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू में इम्प्लीमेंट कराया। कम समझ गए? क्योंकि अभी तो दक्कन विजय हुई नहीं थी ना, और दक्कन में अभी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे दखल देने की शुरुआत नहीं की थी। हाँ, ये बात अलग है कि उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने आप को संलिप्त कर रहे थे, बट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। वो आगे चलकर सहायक संधि के माध्यम से आप पढ़ते हो 1802 के बाद से। क्लियर? तो यहाँ पर क्या था, प्लासी और जब बक्सर विजय इन्होंने कर ली, तो बक्सर विजय के बाद क्या हुआ 1764 के बाद, कि कंपनी को निजामत और दीवानी दो अधिकार दिखाई पड़े। कंपनी ने सोचा कि हम दीवानी का अधिकार ले लेते हैं, हम निजामत का अधिकार नहीं लेंगे। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मास्टर ये निजामत और दीवानी का क्या मतलब होता है? तो वास्तव में इस निजामत और दीवानी को अलग अलग रूप से ही द्वैत शासन कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना। अभी देखो, ये द्वैत शासन वो द्वैत शासन नहीं है जो आपने अपने इस टॉपिक में देखा होगा, दूसरा टॉपिक कि द्वैत शासन से लेकर प्रत्यक्ष नियंत्रण तक। समझ गए? ये द्वैत शासन नहीं है। आप कहोगे मास्टर ये क्या बात है? वास्तव में द्वैत शासन पूरे के पूरे ब्रिटिश एरा के दौरान तीन टाइप के आए। पहला आया कि जब बंगाल में सत्ता इस्टेब्लिश हो गई तो रेवेन्यू और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया, जिसे निजामत और दीवानी के रूप में जाना जाता है। निजामत का मतलब ये होता है कि शासन की बागडोर कौन संभाले, दीवानी का मतलब ये होता है रेवेन्यू की वसूली कौन करे। मुगल काल टाइम पीरियड तक ये होता था कि शासन वही संभालेगा जो रेवेन्यू को वसूलेगा, और ये हमेशा नियम है। आप बताओ कि भारत सरकार अगर आपसे रेवेन्यू लेती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो भारत सरकार ही देखती है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं
कि जो रेवेन्यू लिया जाए वो अडानी साहब के द्वारा लिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत सरकार निभाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। तो यही चीज़ थी यहाँ पे कि इन दोनों व्यवस्थाओं को कहा गया द्वैत शासन। इसे आगे चलकर 1773 के अधिनियम में वॉरेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देते हैं, अर्थात ये पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद 1773 के बाद 1784 के एक्ट में, हालांकि अभी हम पढ़ेंगे, 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटेन की संसद की ओर से था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था, इन दो को अलग अलग कर दिया जाता है कि व्यापारिक कामों को अलग देखा जाएगा और प्रशासनिक कामों को अलग से देखा जाएगा। तो इसे ही कहा गया द्वैत शासन, और वास्तव में यही द्वैत शासन 1858 तक चला, जिसे आगे चलकर समाप्त कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम में, और फिर वहाँ पर भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। एक और जो द्वैत शासन आपको मिलेगा वो मिलेगा, उसी पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, 1919 के अधिनियम में, जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित का मतलब कि इस पर केवल और केवल गवर्नर जनरल ही कानून बना सकता है, और हस्तांतरित का मतलब इस पर वहाँ के स्थानीय निकाय कानून बना सकते हैं। क्लियर। तो आप ये पूरे के पूरे तीनों द्वैत शासन समझ गए। बाकी हमने और डिटेल से इन तथ्यात्मक बातों को अपने उन्हीं इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज में डिस्कस किया है, समझ गए। लेकिन ये तो बात की बातें हैं, इसके पहले हम देखते हैं, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दो तरीके के कानून लागू होते थे। एक तो कानून जो वहाँ की संसद और क्राउन के द्वारा बनाए जाते थे वो कानून, दूसरे जो प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन के डेवलपमेंट को लेकर कंपनी के निजी हित और समस्याओं के अनुरूप होते थे वो कानून। अर्थात एक तरीके से एक कानून संसद का होता था जिसकी गाइडलाइन के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने शासन को संचालित करती थी। दूसरा कानून ये होता था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई और भारत की स्थितियों को उसने देखा, भारत के लोकल पीपल्स को उसने देखा, तो उसी के बेस पर अपने जो उसने कानून बनाए वो हो गए स्थानीय कानून। जैसे सिंपल सी बात बताते हैं, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप में से जैसे कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, जब घर में आप रहते हो तो अपने माता पिता के सामने बड़े संस्कारी बन के रहते हो कि हाँ जैसे आपसे बड़ा संस्कारी कोई है ही नहीं दुनिया में, नो ड्रिंक्स, नो दारू, नो ड्रग्स, कुछ भी नहीं। क्लियर। लेकिन जब दिल्ली या बेंगलोर या फिर हैदराबाद सिटीज़ में आप जाते हो तो वहाँ पर अपने आप को इतना ज़्यादा बिगड़ैल बना लेते हो कि ड्रिंक्स भी चाहिए, ड्रग्स भी चाहिए, मीट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ड्रिंक पीना, ड्रग्स पीना ये कुछ भी बुरा नहीं है, बट ये है कि इनका टाइम अभी नहीं है। अभी आपका जो टाइम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करिए, बुरा कुछ भी नहीं होता है। देखो दुनिया में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक फार्मूला हमेशा रखिए याद कि दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। क्लियर। या तो बुरा होता है या तो सबसे बुरा होता है, और उस बुरे में ही हमें सबसे कम बुरे को चुनना पड़ता है। अच्छा कुछ भी नहीं होता है, हर एक में आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना कोई तो उस पर कमेंट्स करेगा ही, तो अच्छा तो हम कह ही नहीं सकते कि वो अच्छा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, दारू पीना अच्छी बात है। आप सोचो अगर यूरोपियंस अगर सर्दी में रम ना पिए तो बेचारे जकड़ के मर जाएंगे। तो दारू पीना अच्छी बात है, लेकिन लिमिट क्रॉस करके पीना, सड़क पे हुड़दंग करना, लोगों को छेड़ना, ये गलत चीज़ है। क्लियर। तो वही चीज़ है कि ब्रिटेन की संसद वहाँ के लिए अपने एक अलग कानून बनाई थी और यहाँ की ये लोगों ने अलग कानून बनाए। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, आप यहीं से समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत विजय के पीछे क्या ब्रिटिश संसद का योगदान था। तो आप इन्हीं तथ्यों को उपयोग करके, इन्हीं तर्कों का उपयोग करके अपनी विश्लेषण शैली को उत्कृष्ट बना सकते हैं। क्लियर। इसीलिए हमने आपको ये बातें यहाँ पे बताएं, समझ गए। अब जब ये चीज़ें थी, अर्थात दो तरीके के प्रशासन कंपनी पर लागू होते थे और इन दोनों का केवल एक ही उद्देश्य होता था, वो था कि अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाना। समझना, अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाना किसी भी हाल में। और इस चीज़ को लेकर सबसे पहले बात आई कि हमें इंडिया में जाकर ट्रेड करना है, और ट्रेड के माध्यम से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से ही हम अपने पैसे का अर्जन करेंगे।
यहाँ पे आप लोगों के मन में आया होगा, मास्टर ऐसा क्यों कह रहे हो, वो ट्रेड थोड़ा ना करने आए थे। तो बात बिल्कुल ठीक है। अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, मतलब हम ब्रिटिश सरकार की भाषा बोल रहे हैं, अभी हम अपने देश की भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम उनकी बात बोलेंगे। और साथ ही इनसे ये भी कहा गया कि आपको ना कोई भी क्षेत्रीय प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेनी है। मतलब क्या है कि अभी आप जाओ, वहाँ से केवल ट्रेड करो और केवल ट्रेड करो, और कुछ भी नहीं। वहाँ के प्रशासन पर बिल्कुल भी अभी आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है। वहाँ अभी आपको किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना है, और ना ही अपनी किलेबंदी और ना ही अपनी सिक्योरिटी में ज़रा सा भी पैसा वेस्ट करना है। जैसे आप लोगों के घर से जब पैसा आता होगा ना, तो क्या कहा जाता होगा कि ज़्यादा मेकअप में पैसे मत खर्च करना, ज़्यादा इधर उधर घूमने मत जाना, क्योंकि पैसा सीमित है। समझ गए? तो वही बात है। और ऐसा नहीं कि जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको मेकअप करने के पैसे नहीं मिलेंगे या घूमने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, कोई आपको नहीं मना करेगा, बट अभी मना किया जा रहा। क्लियर? और ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय मुगल सत्ता भारत में थी, और मुगल सत्ता चाहती तो अंग्रेजों की ध्वज पताका को बंगाल की खाड़ी में ही डुबो देती, और कई बार डुबोने का प्रयत्न भी किया है जब कंपनी ने अपनी महत्वाकांक्षा को जग जाहिर करने का प्रयत्न किया। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। इसीलिए उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इनसे कहा कि आप अभी ना तो युद्ध करेंगे, ना ही युद्ध में किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च करेंगे। क्लियर? लेकिन परिस्थितियां जब बदलीं और जब यूरोपीय कंपनियों के द्वारा आपस में ही प्रतिस्पर्धा होने लगी, अर्थात अंग्रेजों को डचों से युद्ध करना पड़ा, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से युद्ध करना पड़ा, तब परिस्थितियां ऐसी बनी कि क्यों ना अब हमें पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए के लिए इन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री के आसपास की जो भूमि होती थी उस पर अपना कब्जा बनाना शुरू किया। जैसे आप देखोगे ना, जो नए नए गुंडे जब बनते हैं, बड़े बड़े भाई लोग जिनको आप बोलते हो, क्लियर, तो वो क्या करते हैं, शुरू में पहले छोटा मर्डर करते हैं, फिर किसी मोहल्ले वाले को मारते हैं, किसी गली वाले को मारते हैं, फिर उस पूरे गांव को मारते हैं, फिर उस पूरे ज़िले को मारते हैं, ज़िले के बाद पूरे शहर को मारते हैं, और फिर पूरे स्टेट के मालिक बन जाते हैं, और इसी से वो भाई कहलाए जाते हैं। क्लियर? कोई फलाना भाई, कोई फलाना भाई। समझ गए? तो वही चीज़ कंपनी ने किया। पहले अपने आसपास के मोहल्ले वालों को पीटा, मतलब आसपास जो उनकी फैक्ट्री होती थी। अब आप लोगों को फैक्ट्री मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्री एक तरीके की गोदाम होती थी। जैसे मछलीपट्टनम आपने नाम सुना, सूरत आपने नाम सुना, चंदर नगर की आपने सुनी। क्लियर? तो ये कई सारी, मद्रास की आपने सुनी। ये क्षेत्र होते थे छोटे छोटे, तो यहाँ पे ये लोग अपना माल रखते थे। अब इसके आस इनको ज़मीन कितनी दी गई, इतनी मान लो इनको ज़मीन दी गई। इन्होंने क्या किया, थोड़ी इधर बढ़ा ली, थोड़ी इधर बढ़ा ली, थोड़ी इधर बढ़ा ली, थोड़ी इधर, मतलब क्रोचिंग करने लगे आसपास क्षेत्र में। तो अब जब आसपास क्षेत्र में क्रोचिंग करोगे तो लोग नाराज़ होंगे, आपका विरोध करेंगे, तो ये उनको मारने की शुरुआत करने लगे। और इसी से धीरे धीरे इनकी टसल होने लगी उनके साथ में जिन्होंने इनको यहाँ के राइट प्रोवाइड किए। समझना? कंपनी ने धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी प्रभुता को बढ़ाने का प्रयत्न किया। और जब वो ऐसा करने लगी तो वहाँ से सिक्योरिटी के लिए इन्होंने पैसे की वसूली की कि ठीक है, हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आप हमें इतना पैसा अमाउंट पे कर दो। तो अब जो वो पैसा इनको मिला, तो उसी पैसे के बेस पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षेत्रीय युद्धों में लगा दिया और आसपास के क्षेत्र युद्ध करने लगे, और उसमें संधि और समझौते के माध्यम से और पैसा कमाने लगे। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल अपने पैसे को व्यापार से नहीं कमा सकते थे, क्योंकि व्यापार एक डायरेक्टर्स के अंतर्गत होता था और उसमें सबको प्रॉफिट मिलता था। तो पैसा आप कहीं अलग से कमाओ तो ही तो आप ये शौक कर सकते हो। जैसे कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके पास खर्चे बहुत सारे होंगे, तो वो कैसे खर्चों को पे करते हैं, कुछ लोग मेहनत करके कमाते हैं, कुछ ओवर टाइम करते हैं, बट कुछ गलत काम की ओर संलग्न हो जाते हैं और उन गलत काम के द्वारा अपने आप को प्रॉस्पर बनाते हैं, अपने आप को एक तरीके से कह सकते हो समृद्ध बनाते हैं। तो उन गलत काम की ओर नहीं जाना। लेकिन ये लोग गए, क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य था एक एक करके भारत को जीतें और भारत की राजनीतिक प्रभुता में इंटरफेयर करें। क्लियर? और ये चीज़ें जब करने लगे तो परिस्थितियां उसी के अनुकूल बनी,
और आगे चलकर आप देखते हो कि चाहे प्लासी हो चाहे बक्सर हो, वहाँ पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। क्लियर। अब जब ये चीज़ें हो रही थी, समझना, ये चीज़ें जब हो रही थी, ये कौन कर रहा था? EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात एक व्यापारिक निकाय। समझना, अब जब कोई एक व्यापारिक निकाय ऐसा कर रहा होगा और वहाँ बैठी सरकार ब्रिटेन में ये सब देख रही होगी, तो उसको क्या लगेगा? अरे भाई, ये तो बहुत पैसा कमा रही है, ये तो इतनी प्रॉफिट हो जा रही है, और अगर कल को ये ऐसे ही जीतती चली गई, ऐसी ही राजनीतिक दखल अंदाजी करती गई और अच्छा इसको रेवेन्यू मिलने लगा, तो एक समय तो ये मातृ देश से भी अपने आप को अलग कर लेगी। जैसे आप हमेशा जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको एक लाइन पढ़ने को मिलती है ना कि उपनिवेश केवल अपने मातृ देशों से तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से पक नहीं जाते। समझ गए? उपनिवेश मतलब एक लाइन ये आती है ना कि उपनिवेश पके हुए फलों की तरह होते हैं जो अपने मातृ देश से तब तक जुड़े रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से पक ना जाए। इसका क्या मतलब होता है कि जब तक वो पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए राष्ट्रवाद के उन विचारों से, समझ गए, तभी तक वो उपनिवेश उस देश के बने रहते हैं। और इसीलिए अमेरिका स्वतंत्र हो गया था, तो वो हम अमेरिका की क्रांति में पढ़ेंगे। तो यही चीज़ ब्रिटेन की सरकार EIC को लेकर सोच रही थी। अब आप बताओ, अकेले राजा तो सोच नहीं रहा होगा, EI से मोहब्बत करने वाले सभी थोड़ा ना थे ब्रिटेन में, क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई साहब 1600 में ये गई थी और 1765 होने जा रहा, लगभग 170 साल हो गए इसकी मोनोपोली को, तो अब इसको कोई क्यों नहीं वापस बुलाता? भाई बहुत देर से तुम क्रिकेट मैच खेलिए पिच पे, अब तो वापस आ जाओ, रिटायर कर दो इसे। और इस रिटायरमेंट की बात वहाँ कौन कर रहा था? इस रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि वहाँ पर उपजे हुए नए बुर्जुआ वर्ग ने, आप दो वर्ड हमेशा सुनते हो, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वाहारा। बुर्जुआ का मतलब मोटे तौर पर ऐसे समझो पूंजीपति लोग, या समझो ऐसे रईस, मतलब खूब आलीशान बंगले वाले पैसे वाले लोग। सर्वाहारा का मतलब मजदूर या निम्न स्तर के लोग, जैसे हम सब जो लोग हैं, मतलब गरीब लोग, मध्य वर्ग के लोग, हम सब आते हैं सर्वाहारा में। बुर्जुआ वर्ग में कौन आता है? अंबानी, अडानी, लक्ष्मी विलास मित्तल, क्लियर, एयरटेल के जो मालिक हैं, जुकरबर्ग, ये सब आते हैं बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत। क्लियर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बुर्जुआ और ये सर्वाहारा। तो बुर्जुआ वर्ग ये चाह रहा था कि अब हमको भी ईस्ट के साथ व्यापार करने दिया जाए, अब इनकी मोनोपोली को समाप्त किया जाए और फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाया जाए। फ्री ट्रेड पॉलिसी की वकालत करने वाला उस समय जो पर्सन था वो था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम आपने हमेशा सुना होगा। जब भी पूंजीवाद और मार्क्सवाद को लेकर जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो एडम स्मिथ की ही विचारों को खंडित करते हैं मार्क्स। अब कैसे खंडित करते हैं, क्या तर्क देते हैं, वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब वो भौतिक द्वंद्ववाद के कॉन्सेप्ट को देते हैं, जब वो वैज्ञानिक द्वंद्ववाद की बात करते हैं। क्लियर। तो हम वहाँ पढ़ेंगे, ये यहाँ का काम नहीं है, क्योंकि एडम स्मिथ वास्तव में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में आते हैं, उनकी मुक्त व्यापार लेसेस फेयर की पॉलिसी उसी में आती है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, वो भी यही कह रहे थे कि अब एक काम करो कि सभी कंपनियों को भारत में जाने दो और जो प्रतिस्पर्धा में टिक सके उसे ही वहाँ रहने दो। अर्थात ये क्या करते थे, ये वास्तव में डार्विन के उस कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सरवाइव कर पाएगा वही जीवन में जीवित रह सकता है, अर्थात संघर्ष करने में जो अंत में बच गया वो वहाँ पे शेष रह जाए और इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इससे मूड ऑफ होने लगा ब्रिटेन की संसद का और उन्होंने समझा कि अब समय की नज़ाकत को देखकर उपयुक्त अवसर है कि अब इसके संगठन और स्वरूप में परिवर्तन लाया जाए। अर्थात अब इसे व्यापारिक संस्था से ज़्यादा अब इसकी राजनीतिक भूमिका पर इंटरफेयर किया जाए। कहने का मतलब अब इसे केवल व्यापारिक संस्था नहीं बनाए रखना चाहिए, बल्कि इसे हमें अपनी पॉलिटिकल संस्था बनाकर धीरे धीरे करके इसके अधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए। क्लियर। और इसी दिशा में ये पहला एक्ट लाते हैं जिसे 1773 का अधिनियम कहते हैं। समझना, वास्तव में ये अधिनियम आया क्यों और इसके स्वरूप में कैसे परिवर्तन हुआ,
अधिनियम को हम थोड़ी देर रुक के पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लें कि आखिरकार स्वरूप की जब बात की गई, आखिरकार जब ये बात की गई कि हम इसके संगठन और स्वरूप को बदल देंगे, तो उन्होंने क्या बदला। उन्होंने इस तरीके से बदला कि इसमें न्याय और प्रशासन के लिए कई डिपार्टमेंट्स बना दिए। इन्होंने इन सब चीज़ों को इसलिए नहीं बनाया कि ये भारत के लोगों को कल्याणकारी एक शासन प्रोवाइड करा सकें। वास्तव में इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लगान या ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की वसूली कर सकें, और उसी के अनुकूल इन्होंने कार्यपालिका का गठन किया। और इसी दिशा में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बनाई, मतलब 3 भागों में अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया। बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता या बंगाल में। क्लियर। मुख्य वास्तव में बंगाल था, समझना यहाँ पे। जब उन्होंने इस 3 तरीके की बांट दी तो इन्होंने बस एक ही चीज़ देखा कि ठीक है, अब कंपनी को हमारे अधीन आना होगा, और हमारे अधीन आने के लिए जो उसको चार्टर मिला था। अब आप बताइए चार्टर किससे मिला था। आप जानते हो कि शुरू में जो चार्टर मिला था वो एलिजाबेथ के द्वारा मिला था, जिसमें क्या था कि 20 वर्षों तक कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार कर सकती है। बट आगे चलकर जेम्स प्रथम ने उस 20 वर्ष को परमानेंट कर दिया कि आप 20 वर्ष नहीं, आप हमेशा के लिए वहाँ व्यापार कर सकते हो। चार्टर का मतलब होता है व्यापार का अधिकार पत्र, मोटे तौर पर समझना। चार्टर का मतलब होता है व्यापार का अधिकार पत्र। तो अब व्यापार के अधिकार पत्र को अगर तोड़ा जाएगा तो चार्टर ही तो लाया जाएगा। ध्यान देना, अगर व्यापार के अधिकार पत्र को तोड़ा जाएगा तो चार्टर ही तो लाएंगे। जैसे सपोज करो कि आपको किसी को प्रेम पत्र लिखना है, तो आप बताइए प्रेम पत्र क्या A4 के पेपर में लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। आप ग्रीटिंग्स लाएंगे, काफ़ी डेकोरेट वाले पेजेस लाएंगे, ये काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं एक तरह के एनवलप्स लाएंगे। उन एनवलप्स में ही डिज़ाइन होंगी, फ्लावर्स होंगे, एक दो फूल भी डाल देंगे, उसी में तो लिखेंगे ना। और अगर कोई व्यक्ति आपके उस प्रपोजल को रिजेक्ट करेगा तो उसी में रिजेक्ट करके ही भेजेगा ना, फूल को तोड़ कर भेजेगा, आपके उस पेज को फाड़ के भेजेगा। तभी तो आपको अंदर से ग्लानि होगी, पीड़ा होगी कि हाँ अच्छा इस लेटर पे हमने भेजा। A4 पे तो लिख के भेजेगा नहीं कोई। अगर A4 पे लिख के भेज देगा तो आप मानोगे भी नहीं, आपका हार्ट भी नहीं ब्रेक होगा जब तक कोई आपके ही फ्लावर को आपके सामने तोड़ तोड़ के ना फेंक दे। समझ गए। तो वही चीज़ ब्रिटेन की सरकार ने किया। ब्रिटेन की सरकार ने उसी चार्टर को तोड़ने के लिए 4 चार्टर एक्ट लाई। समझना, कई बार क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं बट हमें ये नहीं समझ में आता है कि चार्टर का मतलब चार्टर क्यों था। तो चार्टर को तोड़ने के लिए ही वो चार्टर लाए। और ये चार्टर शुरुआत हुई 1793 से। क्यों 1793 से हुई, हम अभी आगे बताएंगे आपको। 1793 में एक चार्टर आया, 1813 में एक चार्टर आया, 1833 में एक चार्टर आया और 1853 में एक चार्टर आया। अर्थात ये 4 चार्टर एक्ट आए। अब आप समझ गए चार्टर क्यों आए, क्योंकि कंपनी की मोनोपोली को समाप्त करना था। प्रीलिम में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वास्तव में कितने चार्टर एक्ट आए थे, तो आप बता सकते हो 4 चार्टर एक्ट आए थे। या ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट नहीं था, तो आप बता सकते हो कि भाई साहब 1773 का नहीं था, 1784 भी नहीं था, 1858 भी नहीं था, 1861 भी नहीं था। कौन कौन से थे? 13 था, 33 था, 53 था और 93 था। समझ गए। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये था चार्टर। साथ ही जब ब्रिटेन ने दखल अंदाजी देनी शुरू की तो इससे ये भी डिसाइड हो गया कि अब कंपनी की जो कार्य अवधि है, कार्य अवधि का मतलब अब कंपनी भारत में जितने दिन तक शासन कर सकती है, मतलब उसे अमृतत्व का जो वरदान प्राप्त था, अब वो कुछ ही पलों की बात है और वो अमृतत्व का सिद्धांत अब जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब कंपनी की मोनोपोली बस चंद दिनों की मेहमान है। क्लियर। तो इसलिए सरकार ने कहा कि जब तक ये जीवित है, जब तक ये भारत में है, तब तक इसके लिए पूरा जहान बन जाओ और इसका सहयोग करो, और इसके सहयोग से न केवल अपनी स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करो, बल्कि बैक डोर में खड़े होकर एक एक करके भारत विजय के प्रावधान को इम्प्लीमेंट करो। समझना, ये चीज़ें ये कंपनी को लेकर जब सरकार करने लगी तो क्या हुआ
कि भारत विजय करने में ब्रिटिश प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। साथ ही इसमें एक और चीज़ हुई कि कंपनी जब भी भारत में कोई राजनीतिक एक्टिविटी करती थी तो वो ब्रिटेन की सरकार का नाम लेकर करती थी। अर्थात वो हमेशा जब जीतती थी तो कहती थी कि ब्रिटेन के महाराज के लिए हमने ये विजय की। अर्थात वहाँ के जो जिगजैग झंडे थे उसका उपयोग करके वो हमेशा शासन को संचालित करती थी। इसीलिए हमेशा राष्ट्रवादी काउंटर जब करेंगे कि आप कहते हो कि ब्रिटिश सरकार की राष्ट्रीय सहमत नहीं थी, तो भाई साहब ये बताइए कंपनी जब युद्ध करती थी तो हमेशा शाही सेना का क्यों उपयोग करती थी? हमेशा ब्रिटेन की गवर्नमेंट उसकी क्यों मदद करती थी? अर्थात अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है तो कहीं ना कहीं पर उसको सहयोग भी था, समर्थन भी था और समय रहते उसको सेना की प्राप्ति भी थी। ये हम पढ़ेंगे जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ना, तब फिर वही पढ़ेंगे भारत विजय वाले क्वेश्चन को। और जिसमें आप पढ़ते हो ना बेखबरी के दौर और भारत विजय के पीछे राष्ट्रीय सहमति, वो वास्तव में एक ही काउंट्रोवर्सी चीज़ें हैं, तो उनको हम अध्ययन करेंगे। पहले ये तो समझ जाएं, तभी तो आप समझ पाओगे कि हाँ भारत विजय हुई कैसे। इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि कंपनी पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर बुर्जुआ वर्ग उत्पन्न हो रहा था जो चाह रहा था कि कंपनी की प्रभुता को अब समाप्त किया जाए और आगे चलकर कंपनी को पूरी तरह से समाप्त करके हमें भी वहाँ पे फ्री ट्रेड की अनुमति दी जाए। साथ ही कंपनी जो पैसा कमाती थी या जो रेवेन्यू जनरेट करती थी उसका लंदन के स्टॉक मार्केट में या मनी मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ता था। अर्थात कई बार तो कई सारे राजा महाराजा कंपनी से ही ऋण ले लेते थे कि बाबूजी मालिक 100 रुपये हमें उधार दे सकते हो, तो कंपनी बोलती थी ठीक है हम आपको ऋण दे देंगे। लेकिन दिक्कत तब आई जब 1766 से कंपनी के इस पॉलिटिकल हितों को और उसके प्रिविलेजेस को अर्थात विशेषाधिकारों पर जब सरकार के द्वारा आघात किया गया। अर्थात कंपनी जो पैसा कमा रही थी, कंपनी जो ऋण लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, तो मोदी जी को ये लगा कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों ना इस पर ईडी की रेड डलवा दो। समझ गए? तो यही चीज़ हुआ कि कंपनी पर अब रेड पड़ गई और कंपनी के पॉलिटिकल इंटरफेयर किया जाने लगा और उसकी जो प्रिविलेजेस थी उन प्रिविलेजेस को भी बाधित करने के टूल्स अपनाए गए। ऐसा क्यों किया जा रहा था? ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट जो चुनकर आई थी ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में जो संसदीय परंपरा आई थी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूँ कि पहले क्या होता था कि ब्रिटेन में राजा की स्थिति काफ़ी मजबूत होती थी। हम पढ़ेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से फिर इसको हम लिंक करेंगे। तो ब्रिटेन में क्या होता था कि वहाँ पे राजा ही सब कुछ होता था, मतलब किंग ही सब कुछ होता था। बट 1688 में आपने नाम सुना होगा 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, उसमें राजा की प्रभुता को कम करके संसद को प्रभुत्वशाली बनाने का एक प्रयास किया गया और समय समय पर संसद को काफ़ी सारे राइट प्रोवाइड किए गए और उन राइट के अंतर्गत ही ये हुआ कि संसद सर्वशक्तिमान बन गई। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद वो सब कुछ कर सकती है जो करना संभव है सिवाय एक स्त्री को पुरुष बनाने के। मतलब वो सब कुछ कर सकती, बस किसी मानव को मानव नहीं बना सकती। तो ये सारी चीज़ों से क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद में लॉर्ड्स की भूमिका बढ़ रही थी। लॉर्ड्स कौन होते थे? लॉर्ड्स बेसिकली आज के हमारे यहाँ राज्यसभा के जैसे लोग समझते हो ना आप, कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट, क्रिकेटर्स, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर लॉर्ड्स की संख्या बढ़ रही थी। वहाँ के निचले सदन में, वहाँ पे 2 सदन होते थे, हम कभी आपको पढ़ाएंगे जब वहाँ की पूरी संसदीय व्यवस्था पढ़ाएंगे। और वहीं से तो अपने यहाँ दुआएं हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्लियर? तो उसमें क्या था कि लॉर्ड्स की भूमिका बढ़ रही थी और लॉर्ड्स कोई और नहीं था, व्यापारी वर्ग के लोग थे। ये वो व्यापारी वर्ग के लोग थे जो कंपनी के विरोध में थे। जैसे आप इस समय देखो ना कि मोदी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा किस एक आर्थिक लोगों की मोनोपोली चल रही, तो जियो की चल रही, मतलब मुकेश अंबानी, अडानी की चल रही, क्या बजाज वालों की चल रही है? नहीं चल रही।
क्या टाटा वालों की उतनी चल रही? तो उतनी नहीं चल रही, हालांकि चल रही है क्योंकि संसद भवन के लेकर प्रोजेक्ट टाटा को ही दिया गया है, क्लियर। बट और एयरटेल की चल रही है? नहीं चल रही। इसीलिए आप देखोगे चाहे एयरटेल हो चाहे बजाज हो, ये सब के सब मोदी सरकार के विरोध में रहेंगे, और ये जो जियो अडानी ये सब हैं ये मोदी सरकार के सपोर्ट में रहेंगे। तो वास्तव में ऐसा ही धड़ा वहाँ पर भी था। तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी के इस मोनोपोली को समाप्त कर दो, और इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रोविजंस अपनाए, जिसमें सरकार ने सोचा कि अब हम भारतीय रेवेन्यू पर नियंत्रण रखेंगे। ध्यान देना, अब हम भारतीय रेवेन्यू पर नियंत्रण रखेंगे, और ये नियंत्रण इसलिए नहीं रखेंगे कि हमें कंपनी की खामियों को दूर करके भारत को एक अच्छी सरकार देनी है। वास्तव में हम ये नियंत्रण इसलिए रखेंगे क्योंकि उस रेवेन्यू से हम अपने यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें, उस रेवेन्यू से हम अपने यहाँ प्रॉस्पर्टी ला सकें। अर्थात हमारा केवल एक उद्देश्य होगा कि कंपनी को इस तरह से मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू ब्रिटेन में ला सके। समझ गए? इसीलिए उन्होंने उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दो संस्थाओं में विभाजित रहा करती थी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले से ही तो प्रशासन रहा होगा। भाई कोई कंपनी जब बनती है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो होता ही है ना, कि कौन मैनेज करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन इसके हेड होंगे, कौन इसके मेंबर्स होंगे, कैसे इनको रेगुलेट करना है। तो कंपनी के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रशासन की दो बॉडी हुआ करती थी। एक होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी होती थी बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टर्स। प्रोप्राइटर्स का मतलब ये होता है कि जिन्होंने मिलकर बनाया है, अर्थात कंपनी के जो साझेदार हैं। कई सारे साझेदार होते हैं जब बड़ी कंपनी कोई बनती है, इसीलिए आप शेयर मार्केट हमेशा सुनते हो ना, शेयर का मतलब क्या होता है? साझेदार। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और हमने आपको, आप में से अगर कई सारे लोगों ने हमारी इकोनॉमी की बुक सीरीज पढ़ी होगी तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि साझेदार कैसे बनते हैं, शेयर किसको कहते हैं, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, क्लियर। तो आप लोगों से जिन लोगों ने इकोनॉमी ना देखी हो, प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने बुक सीरीज कराई है, आप उसे देख सकते हैं। 24 वीडियो में पूरी इकोनॉमी शायद कंप्लीट करा दी हमने। तो इसी चीज़ को लेकर बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स में कंपनी के साझेदार होते थे। पिट्स इंडिया एक्ट तक तो ये बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स जागृत रहती है, लेकिन उसके बाद इसकी स्थिति को उदासीन बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जाता है। क्लियर? हम पढ़ेंगे कि आखिरकार बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज़ का काम क्या होता था, जिसे आगे चलकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा। तो हुआ क्या कि ये जो बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती थी, प्रोप्राइटर्स जो होते थे, प्रॉपर्टीज़ में बार बार कह रहा हूँ, बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टाइटर्स जो होते थे वो वास्तव में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था कि भारत में जो कंपनी की ओर से जो अधिकारी आएंगे उनकी नियुक्ति करना। अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी शक्तिशाली संस्था होती थी। समझ गए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल होता था? कि भारत में जो गवर्नर आते हैं उनकी नियुक्ति करना। और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इन डायरेक्टरों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। मतलब आप समझ गए? नहीं समझे? मतलब ये कि बोर्ड ऑफ प्रॉपराइटर्स किसको नियुक्त करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको नियुक्त करते थे? भारत में शासन करने वाले लोगों को। और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की प्रभुता को कम कर दिया किसने? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने। तब आप बताओ इनको नियुक्त कौन करेगा जो भारत में आएंगे? इस पर फिर संसद का अधिकार बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति को कमज़ोर किया गया। अब जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो आप बताइए, ये बात इनहेरेंट है कि बोर्ड ऑफ प्रॉपराइटर्स की भी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। क्लियर? तो जब कमज़ोर हो जाएगी तो अधिकार किसका बढ़ रहा है? संसद का। अर्थात धीरे धीरे संसद अपने अधिकार को बढ़ा रही थी, और इसी दिशा में बढ़ाते हुए संसद ने 1772 को वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। अर्थात ध्यान देना एक एक वर्ड को, कि 1772 को वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। और जब बंगाल का गवर्नर बनकर वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो उस समय कंपनी के सामने कई सारी समस्याएं दिख रही थी। वो समस्याएं बेसिकली कुछ और नहीं थी, क्लाइव महोदय के द्वारा जो द्वैत शासन बनाकर रखा गया था
उसमें कई सारे दोष थे, इसीलिए समस्याएं उत्पन्न हुई। क्लियर। अब ये दोष कौन से थे ये आप अच्छे से जानते हो कि निजामत और दीवानी अर्थात बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी का राइट मिला था, विशेष तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब आप दीवानी का मतलब समझते हो कि जो रेवेन्यू से संबंधित जो राइट्स हैं और उससे संबंधित जो इशूज़ हैं उन सब के मुकदमों का दायित्व कंपनी के पास आ गया। क्लियर। और जो निजामत के राइट हैं वो वास्तव में नवाब के पास आ गए, अर्थात सुरक्षा वगैरह की जो जिम्मेदारी थी, जो डेवलपमेंट के कार्यों की जिम्मेदारी थी, वो आ गई नवाब के पास। और डेवलपमेंट में जो खर्च करने की जिम्मेदारी थी वो आ गई कंपनी के पास। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि साहब कंपनी जब इतनी शक्तिशाली थी, क्लाइव महोदय जब इतने शक्तिशाली थे, तो उन्होंने निजामत और दीवानी को एक साथ क्यों नहीं लिया? तो इसके दो कारण थे। एक तो कंपनी अभी भी व्यापारिक संस्था थी और व्यापारिक संस्था होने के नाते वो नहीं चाह रही थी कि अभी अपने व्यापार के साथ साथ अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वहन करे। अर्थात अगर वो अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वहन करेगी तो उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा और वो अपना व्यापार नहीं कर पाएगी वास्तव में जो उसकी मूल आय हुआ करती थी। और साथ ही जब वो स्वयं हस्तक्षेप करके सब कुछ करने लगेगी तो क्षेत्रीय जो बंगाल की जनता है वो काफ़ी नाराज हो जाएगी और विद्रोह कर देगी। इसीलिए क्लाइव ने इन सारे इशूज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये कहा कि नवाब के जो विदेशी संबंध हैं, उनकी जो सैनिक शक्ति है, उनके जो रेवेन्यू राइट्स हैं, वो सब हमारे पास हैं और नवाब को केवल इस ज़िले में, इस राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, प्रशासन को देखना है। लेकिन आप बताइए कि प्रशासन कब चलेगा? जब आपके पास लक्ष्मी या पैसा होगा, आपके पास जब धन होगा, आपके पास जब वित्त होगा। और जब आपके पास वित्त ही नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। और जिसके पास वित्त है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना नहीं चाहता। तो अब आप बताइए, जिसके पास वित्त है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना नहीं चाहता और जिसके पास वित्त नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहता है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नहीं हो पाएगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी तो वहाँ की आम जनता पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? वहाँ की आम जनता की स्थिति खराब हो जाएगी। जब अकाल पड़ेगा और उस अकाल को मैनेजमेंट करने के लिए जब वित्त की आवश्यकता होगी और नवाब जब वित्त मांगेगा तो कंपनी उसे वित्त देगी ही नहीं, तो क्या होगा? क्या अकाल को रोका जा सकेगा? नहीं रोका जा सकेगा। क्या महामारी को रोका जा सकेगा? नहीं रोका जा सकेगा। क्या उन उद्योग धंधों को नष्ट होने से रोका जा सकेगा? नहीं रोका जा सकेगा। अर्थात जब रोका ही नहीं जा सकेगा तो वहाँ तो पूरा का पूरा जनमानस की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। और जब चरमरा जाएगी तो जनता प्रसन्न होगी या दुखी होगी? दुखी होगी। इसीलिए कई बार एक प्रश्न आता है कि प्लासी और बक्सर की विजय ने बंगाल के भाग्य का निर्णय कर दिया। हालांकि इकोनॉमी में हम ये अकाल के टॉपिक को इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ेंगे, उद्योग धंधों को भी पढ़ेंगे, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मास्टर अकाल आपने कंप्लीट करा दिया क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही क्या हुआ कि उसी समय जब ये राइट्स मिले तो कंपनी का कोष काफ़ी खाली था। कंपनी का कोष खाली था। आपको बड़ा अचरज हो रहा होगा कि जब दीवानी का राइट मिल गया है तो कंपनी का कोष क्यों खाली था? वास्तव में दीवानी का राइट तो मिला था, बट वो दीवानी का राइट कंपनी को नहीं दिया था क्लाइव ने। क्लाइव और उसके अधिकारियों ने आपस में ही वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा लुटाते रहे और कमाते रहे और उस पैसे का निजी उपयोग करने लगे। और इन्हीं निजी उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कंपनी को एक सुअवसर प्राप्त हुआ, ब्रिटेन की सरकार को एक सुअवसर प्राप्त हुआ और उसने इंटरफेयर करना आवश्यक समझा और इसीलिए उसने इंटरफेयर किया। क्यों? क्योंकि वही बात है जो मैंने आपको बताया, संसद में जनमत बना लिया गया था। और जब इंटरफेयर किया गया तो बोर्ड ऑफ प्रॉपराइटर्स, आपको पता है कौन है ये बोर्ड ऑफ प्रॉपराइटर्स? जो कंपनी को जिन्होंने बनाया है, इन्होंने जो बंगाल में 1766 से दीवानी प्राप्त करते थे तो
तो उस समय कंपनी को एक लाभांश का हिस्सा देते थे और वो हिस्सा होता था 6%। लेकिन अब संसद ने कहा कि हमें 6% नहीं चाहिए, हमें 10% चाहिए और उसके बाद हमें 12.5%। अब आप लोगों के मन में एक वर्ड आया होगा, सर लाभांश का क्या मतलब। देखो, लाभांश का मतलब ये होता है कि मान लो हमने 10,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किए, क्लियर, ये 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए या हमें कहीं से 10,000 रुपये मिले। अब इस 10,000 रुपये मिलने के लिए हमने कई सारे अधिकारी लगाए, उन अधिकारियों को हम पेमेंट देते हैं। तो मान लो उन अधिकारियों को हमने लगाया 4,000 रुपये में, समझना, 4,000 रुपये में हमने ये अधिकारी लगाए। तो अब हमारे पास कितने बचे यहाँ पे, 6,000 बचे। अब 6,000 रुपये बचने के बाद हमारा भी कुछ प्रॉफिट रहा होगा, तो हमने अपना प्रॉफिट 2,000 निकाल लिया। अब 2,000 प्रॉफिट निकालने के बाद कितना बचा, 4,000। मतलब सारे खर्चे हटाने के बाद, सारी मेहनताना हटाने के बाद जो पैसा शेष बचा 4,000, अब इसको जितने 25 के 25 वो मेंबर हैं वो, और जो ब्रिटेन की संसद है वो, इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अर्थात अब 4,000 को इन सब में एक डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बताइए कितना हो गया, 25 को डिवाइड कर दो किससे, 400 में, समझ गए। तो 16 लगभग 160 के आसपास जाएगा रुपया, समझ गए। तो ऐसे आपको इसमें निकालना है कि हाँ अच्छा इसको लाभांश बोलते हैं। तो इस लाभांश को 6% से अब 10% कर दिया गया और 1768 में तो इसे 12.5% कर दिया गया। मतलब क्या कि अब संसद लाभांश के माध्यम से कंपनी पर अपनी प्रभुता बढ़ाने लगी, समझ गए। तो इतनी चीज़ें आपने पूरी तरह से देख ली। जब आपने इतनी चीज़ें देख ली तो अब प्रश्न उठता है आखिरकार इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी पर अब धीरे धीरे प्रभुता आने लगी, किसकी, ब्रिटेन की सरकार की। और दूसरी चीज़ ये हुआ कि जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय हालत ख़राब थी, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर और मराठों के युद्ध में अपना पैसा बर्बाद कर रही थी बिना सरकार से परमिशन मांगे, तो अब उसे परमिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। और इसी चीज़ को लेकर आप देखोगे कि जब युद्ध में ये पराजित होते हैं या युद्ध में जब संधि करते हैं और इनके पास पैसा नहीं होता है, तो ये आगे चलकर ब्रिटेन की सरकार से ही उधार मांग लेते हैं। सोचो, आज से 1 महीने पहले ये लोग चचा बनकर ब्रिटेन के अधिकारियों को ही पैसा दे रहे थे, ध्यान देना। लेकिन अब इतने कंगाल हो गए हैं कि खुद से अब ये ब्रिटेन की सरकार से पैसा मांग रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनकी कैलकुलेशन और इनकी सेविंग करने की प्रवृत्ति और इनके अंदर भ्रष्टाचार की उन्मुखता ने इनको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, समझ गए। अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई साहब अब तो बड़ा अच्छा मौका है, ये जब हमारे ही दरबार पर घुटने टेक कर आए हैं तो क्यों ना अब हम इन पर अपनी शर्तों को इम्पोज कर दें। और इन पर शर्तों को इम्पोज करने के बाद इन पर ये ड्यूटी बना दें कि आपको हमारी बातें माननी है। और इसी दिशा में एडमंड बर्क नाम के उस समय के एक सांसद हुआ करते थे ब्रिटेन की संसद में, उन्होंने सरकार की काफ़ी आलोचना की। वो बोले कि आपको इतना भी नहीं दिख रहा है कि इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको लाभांश देती थी अब आपसे ही ऋण मांग रही है, तो भाई साहब जब ये पूरी की पूरी कंपनी लुट जाएगी तब आप इस पर हस्तक्षेप करोगे या फिर बस मूक दर्शक बने देखते रहोगे। मतलब देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ जाएगी। जब युवक सड़कों पर आने लगेंगे तभी आपके अंदर प्रबोधन जगेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ अब सरकार को एक कल्याणकारी स्टेप लेना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब्स को सिक्योर करना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर संसद ने एडमंड बर्क की बात मानी और 1772 में 31 सांसदों से ये कहा कि आप लोग ये देखो कि वास्तव में कंपनी को अब हमें कैसे रेगुलेट करना है। मतलब ये समस्या काफ़ी जटिल हो रही है, तो इस जटिल समस्या को हर हाल में सुलझाना है। तो वास्तव में प्रवर समिति जो उस समय की होती थी, आज भी हमारे यहाँ प्रवर समिति होती है जो ये सारी चीज़ें जांचती हैं, तो प्रवर समिति ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस बेस पर कहा गया कि हाँ मालिक,
अब कंपनी को अगर अभी आपने रेगुलेट नहीं किया तो आपकी जो भारत विजय का स्वप्न है वो केवल स्वप्न ही रह जाएगा। और इसी दिशा में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, समझ गए। तो नियंत्रण करने के लिए किस पर, कंपनी पर, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। क्यों? क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, समझ गए। इतने क्वेश्चन रेज हो जाएंगे ना तो रेगुलेटिंग एक्ट आप समझ जाओगे। तो कंपनी पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब यहीं से शुरू होता है वास्तव में असली कहानी। अभी तक हमने केवल पृष्ठभूमि पढ़ी थी, क्लियर। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, इसने काफ़ी सारे चेंजेस किए। चेंजेस क्या किए इसने? सबसे पहली बात कि भारतीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया, अर्थात भारतीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गठन करने के साथ ही उसने बंगाल के गवर्नर की स्थिति को भी बदल दिया। देखो अब ये सारे प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं तो प्रोविजंस को ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इसके आलोचनात्मक विश्लेषण को जरूर पढ़ेंगे और बाकी प्रोविजंस को तुमने वहाँ पढ़ ही लिया तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप सोच रहे हो इतनी मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे ही पढ़ेंगे तो आप आधे अधूरे रहेंगे, क्लियर। तो आप उसे भी पढ़िएगा क्योंकि हम जानबूझकर ये वो चीज़ें छुड़वा रहे हैं ताकि आप वहाँ से पढ़ लें, समझ गए। इसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर भारत का गवर्नर जनरल तो 1833 के नियम में आया, तो मैंने ये कब कहा कि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, अर्थात उस समय ब्रिटिश भारत कितना था, छोटा ही सा तो था, बंगाल था और उस समय आप कह सकते हो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र थे, दक्कन में अभी पूरी तरह प्रभुता इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो आप इसे एक तरीके का बंगाल का ही गवर्नर जनरल कह सकते हो, क्लियर। तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस पर मद्रास और बम्बई के गवर्नर को अधीन कर दिया गया। हालांकि अधिकांश मामलों में, मतलब कुछ मामलों के लिए उनको इंडिपेंडेंट रखा गया। अब ध्यान देना, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे क्यों। और आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्लिक कर गई होगी कि आखिरकार आपने ये लाइन क्यों लिखी है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर अधिकांश मामलों में अधीन हुए, सभी मामलों में नहीं, क्लियर। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर जो गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना भारतीय राज्यों से युद्ध और संधि करने का अधिकार छीन लिया गया इन सभी प्रांतीय गवर्नरों से। अर्थात अब जो ये एक्ट आया तो इसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जो भी प्रांतीय गवर्नर होते थे, चाहे मद्रास या बम्बई, ये अगर किसी भी भारतीय रियासत के साथ युद्ध करना चाहेंगे, उनके साथ संधि करना चाहेंगे, तो इसके लिए उन्हें बंगाल के गवर्नर या कलकत्ता काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपको याद आ गया होगा कि मास्टर आप तो सही बात बोले कि आप तो यहाँ पे सूरत की संधि और पुरंदर की संधि की कहानी सुनाना चाह रहे हो, जिसको लेकर बम्बई प्रेसिडेंसी प्रीवी काउंसिल के पास चली गई थी। तो बिल्कुल सही आपने पकड़ा, हम वही बात आपको सुनाना चाह रहे और हमने आपको उस समय भी बताया था कि ये टसल आखिरकार हुई क्यों थी, क्लियर। तो अब आपका लिंक हो गया ना। चलिए, तो आपने ये चीज़ें देख ली। फिर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये इतना तथ्यात्मक क्यों बता रहे हो, क्योंकि इन्हीं तथ्यात्मक से तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो 4 सदस्यों की समिति बनाई गई जिनकी अवधि 5 वर्ष होती थी और इस समिति का काम होता था कि कोई भी अध्यादेश और निर्देश जारी करने का राइट है ताकि वहाँ पर जो व्यवस्था है काफ़ी अनुकूल हो और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा हो सके, क्लियर। सभी प्रकार की एक कानून बना सकती थी। अभी ध्यान देना कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, इस 4 सदस्यीय समिति के पास, जिसे कार्यपालिका परिषद कहते हैं, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। और यही आगे चलकर 1833 में अलग थलग हो जाती है, समझ गए। खासतौर पर 53 में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, मतलब ये 4 सदस्य और एक 5वां गवर्नर, ये जहाँ पे होंगे तो इन 5 में से जो भी 3 को वोटिंग कर देगा वही डिसीजन होता था। और प्रॉब्लम यही थी कि इसमें 3 हमेशा गवर्नर जनरल के विरोध में रहते थे, इसीलिए गवर्नर जनरल कभी भी कई सारे कार्य नहीं कर पाता था और इसी चीज़ को लेकर 1784 में रिफॉर्म किया गया। वहीं दूसरी ओर कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। यहाँ पर एक तथ्य मैं आपको बता दूं
कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मतलब यहाँ पे आज के सर्वोच्च न्यायालय को मत लगाइएगा कि आज का हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या वही सर्वोच्च न्यायालय था। आज का सर्वोच्च न्यायालय हमारा संघीय न्यायालय है एक तरीके का, और उस समय का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो उस समय का सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हुआ करता था। क्लियर? क्योंकि इसकी बात को प्रीवी काउंसिल में भी किया जाता था जो उस समय संघ का प्रतिनिधित्व करती थी। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की बात हुई, तो ये कंफ्यूज मत होना कि अगर 1935 के प्रोविज़न में आपको प्रीलिम में लिखा हुआ दे दे सर्वोच्च न्यायालय तो आप उसको गलत कराएंगे। हालांकि आपको ऐसी गलती मैं कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हम 27 मार्च से प्रीलिम की सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ इन्हीं सब फालतू की चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, आपको कैसे करना है आपको कैसे नहीं करना है। क्लियर? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर हाल में रट्टा मरवा देना है, बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया जिसमें प्रधान न्यायाधीश बनाया गया, एक 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब जो प्रधान न्यायाधीश था उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पीसीएस वगैरह में पूछता है, एलिजा एम्पे थे। क्लियर? तो बाकी आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी और इसका काम होता था कलकत्ता नगर के आसपास के प्रशासन को देखना। और वास्तव में कलकत्ता नगर के आसपास के प्रशासन को देखने के लिए एक कंपनी के कर्मचारियों को ही केवल न्याय देता था। मतलब कंपनी के कर्मचारियों के मध्य अगर कोई विवाद हो गया या कंपनी के कर्मचारी किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए तो उनकी जांच करने के लिए वास्तव में इसका गठन किया गया था। क्लियर? अर्थात कंपनी के अंदर शासन का सुव्यवस्थित रूप से संचालन हो सके। क्लियर? इसलिए इस एक्ट में कई सारे रिफॉर्म किए गए, लेकिन 1773 के एक्ट में इतने सारे रिफॉर्म करने के बावजूद भी इसमें कई सारी खामियां बनी रहीं और उन्हीं खामियों को जब देखा गया तो उन्हें सुधारने के लिए 1784 और 1781 में अधिनियम आए। तो अब आप ये दोष आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे अधिकांशतः प्रश्न यही पूछा जाता है कि 1773 के अधिनियम के दोष कौन से थे और उन्हें दूर करने के लिए 1784 का एक्ट कैसा था। क्लियर? तो आपके दोष पता हो कि कौन कौन से दोष थे। पहला दोष तो ये था कि कंपनी का शासन अभी भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा था, मतलब अभी भी अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार नहीं था। मतलब कि वो जो 4 सदस्यीय काउंसिल हुआ करती थी उसने कोई डिसीजन ले लिया और गवर्नर जनरल को वो डिसीजन नहीं पसंद है तो वो उसे रद्द नहीं कर पाता था। दूसरी बात, उसके बहुमत को स्वीकार करने के लिए बाध्य था। और दिक्कत तो तब होती थी जब 3 सदस्य एक ही तरफ रहते थे और बेचारा गवर्नर और एक मेंबर क्या कर सकते थे। क्लियर? तो ये टसल बनी रही किसके किसके बीच? गवर्नर जनरल और काउंसिल के मध्य। समझ गए? तीसरी समस्या ये थी कि मद्रास एवं बम्बई की सरकारों पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का पूरा नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाया था। आपने पीछे पढ़ा ना कि कुछ ही निर्णयों पर था, और इसीलिए आप देखोगे कि जब सालबाई की ट्रीटी के पहले जब सूरत की संधि होती है और जब पुरंदर की संधि होती है तो उसको लेकर टसल आपको देखने को मिलती है, तो वो टसल भी यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र भी स्पष्ट नहीं किए गए। मतलब जो काउंसिल होती थी वो अगर कोई चीज़ अपने आप में लेकर आई है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकार में जाकर हस्तक्षेप कर देती थी। और कई बार तो ऐसे केसेस आए, चाहे वो कोसी जूरा का केस हो चाहे राजा नंद कुमार का केस हो, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन दे दिया। कोसी जूरा के केस में क्या हुआ था? कोसी जूरा के केस में ये हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स को सज़ा की बात की गई थी। क्लियर? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोई डिसीजन लिया था, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कोसी जूरा की घटना गई तो उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने नल्लीफाई कर दिया, मतलब उस वर्डिक्ट को अवॉइड कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स के। तो इससे कार्यपालिका को काफ़ी दिक्कत हुई और कार्यपालिका ने हिदायत दी सर्वोच्च न्यायालय को कि आप हमारे विधान में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई साहब कहाँ लिखा है, जैसे भारत सरकार के संविधान में लिखा है ना कि शक्तियों का पृथक्करण है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कई बार न्यायिक सक्रियता को लेकर जाता है, लेकिन अब वापस आने लगा है कि नहीं अब हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे।
वही चीज़ राजा नंद कुमार को लेकर होती है। राजा नंद कुमार को बेसिकली मानहानि का केस लगाया जाता है और इनको दंड इनका छोटा सा होता है, लेकिन क्योंकि बात ये है ना कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता था इसमें जो कानून लागू होते थे वो अंग्रेज़ों के लागू होते थे, मतलब कि अंग्रेजी कानून जो होते थे और उस कानून के अंतर्गत जो सज़ा होती थी वो दी जाती थी। और जबकि जो लोकल अदालतें होती थी तो उसमें इतने जटिल कानून होते नहीं थे, खासतौर पर फांसी जैसे कानून तो होते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राजा नंद कुमार को फांसी की सज़ा सुना दी। इससे दीवानी अदालतें काफ़ी चिंतित हो गईं कि अरे ऐसा कानून इंडिया में है नहीं और आप ऐसे कानून का क्यों उपयोग कर सकते हो। तो एक ये टसल भी सामने आई। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की अपनी इच्छा पर निर्भर था। मतलब कि अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने लोकल गवर्नमेंट को अच्छा बनाने के लिए कोई कानून पास किया और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि आपको इस तरीके से शासन करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी बात नहीं मानती थी और उनके रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। ये भी एक समस्या बनकर आई, अर्थात सब अपने अपने में राजा बने रहे। और जब सब अपने अपने में राजा बने रहे तो ये हुआ कि ऐसी समस्या से निजात पाना अति आवश्यक है, अतः इस समस्या का समाधान किया जाए। और इस समस्या के समाधान के लिए 1781 में एक घोषणात्मक अधिनियम आया और इस अधिनियम में यह डिसाइड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र ये कैसे होने चाहिए, इसको डिफाइन किया जाए। और कंपनी के कर्मचारियों के जो औपचारिक कार्य हुआ करते थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर किया जाए। क्लियर। और ये जब हम बाहर कर देंगे तो वास्तव में क्या होगा कि इन चीज़ों से अधिकारियों में भी एक समता आ जाएगी और अधिकारी व्यक्ति खुश हो जाएंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट को लेकर। आगे चलकर फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में जो शेष सुधार रह गए थे उन्हें भी किया गया और उन सुधारों में ये डिसाइड हुआ कि गवर्नर जनरल अब जो भी अपने कार्य करेगा उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपने ऊपर उठाकर काउंसिल के बहुमत के निर्णयों को भी रद्द कर देगा। मतलब कि जो अभी तक 3 लोग अपना कार्टल बनाकर गवर्नर जनरल की पावर को सब्सिडाइज करने का प्रयत्न कर रहे थे उसे अब नल्लीफाई कर दिया गया और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई कि अब आप जो चाहे सो कर सकते हैं। समझ गए कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अब गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाया जा रहा है और उसकी काउंसिल को कमज़ोर किया जा रहा। क्लियर। इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट ने व्यापारिक कंपनी को वैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए। कई बार प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कंपनी बना दिया। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि व्यापारिक का मतलब केवल व्यापार करना होता है, राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ के प्रशासन को देखना, सुप्रीम कोर्ट को देखना, वहाँ के कल्याण के लिए कानून बनाना। तो ये सब अब कानून जब बनने लगे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, 1773 का एक्ट आया, 1784 का रिफॉर्म आया, 1781 का घोषणात्मक अधिनियम आया, तो इसने व्यापार से भी बढ़कर राजनीतिक कार्य कर दिए। तो आप ऐसे इसका डिस्कस कर सकते हो और फिर आप इसका विश्लेषण करोगे कि वास्तव में ये औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी और भारत में औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों को जकड़ने का एक सहायक उपकरण था। हम इस पर करेंगे डिस्कस। फिर बात आती है कि प्रेसिडेंसी प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, अर्थात जो उस समय मद्रास और बम्बई हुआ करती थीं उन पर भी अब बंगाल के गवर्नर जनरल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। लेकिन इतने सारे रिफॉर्म के बावजूद भी अभी कमियां रह गई थीं, अर्थात कमी ये रह गई थी कि अभी भी स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का कोई दावा नहीं किया गया। मतलब सिर्फ एक ऐसी स्थिति तैयार की गई जिसमें सुधार और परिवर्तन आसानी से लाया जा सके, लेकिन ये नहीं डिसाइड किया गया कि वास्तव में सुधार और परिवर्तन हमेशा के लिए पॉजिटिव वे में बने रहे। क्लियर। लेकिन इसी दौरान वही बात जो हमने आपको पहले ही सुना दी कि बुर्जुआ वर्ग का कंपनी पर प्रभुत्व बढ़ने लगा था और स्वतंत्र व्यापार का कॉन्सेप्ट उभर कर आने लगा था। इस स्वतंत्र व्यापार की वकालत की थी एडम स्मिथ ने अपनी एक
ग्रंथ में कह सकते हो, एक ब्लॉक में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। कहने का मतलब इसमें इन्होंने ये बताया था कि धन के प्रवाह को लेकर अर्थात मुक्त व्यापार को लेकर कितनी ज़्यादा महत्ता इस समय आवश्यक है। अर्थात कोई भी कंपनी जो मोनोपोली लेकर चलती है, कोई जो एक्सक्लूसिव राइट लेकर चलती है, मतलब अनन्याधिकार लेकर चलती है, तो इससे देश को कितना नुकसान होता है। अर्थात इस मोनोपोली को और इस एक्सक्लूसिव राइट को समाप्त किया जाए और इसकी जगह पर फ्री ट्रेड पॉलिसी या लेसेस फेयर की पॉलिसी को अपनाया जाए। और इनके इस विचार को न केवल ये समर्थित कर रहे थे, बल्कि कई अन्य विचारक भी इनका साथ दे रहे थे। और जब ये कई अन्य सारे विचारकों के साथ में मिल गए तो इनकी काउंटरवर्सी शुरू हो गई EIC के साथ, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस टकराहट ने ही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण और अधिक किया जाए, इसकी डिमांड होने लगी। और तभी आगे चलकर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया और उस 1784 में नियंत्रण को इस्टेब्लिश किया गया। समझ गए कौन कौन से नियंत्रण थे? तो वही बात है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल की सदस्य संख्या थी, अब उसे 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। उसमें एक सदस्य सेनापति भी होता था। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यही सेनापति का जो कर्तव्य था ये उस समय आगे चलकर कॉर्नवालिस को दे दिया जाता है। मतलब कि इस सदस्य के रूप में जो सेनापति को अलग से नियुक्त किया जाता था, अब वो सेनापति अलग से ना होकर गवर्नर जनरल में ही निहित हो गया। इसीलिए आप हमेशा सुनते होंगे ना कि कॉर्नवालिस को न केवल गवर्नर जनरल बनाया गया, बल्कि उसे सेनापति का भी राइट दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि जो 3 सदस्य काउंसिल में होते थे उसमें 2 नॉर्मल होते थे, एक सेनापति होता था, एक गवर्नर होता था। तो अब ये सेनापति और गवर्नर के राइट किसे मिल गए? कॉर्नवालिस को। तो आगे हम पढ़ेंगे वहाँ पे, हालांकि मैंने पढ़ाया है तो आप वहाँ ही देखिएगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। तीसरा है गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के पूर्णतः अधीन कर दी गई बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को। मतलब अब हर तरीके के नियम कानून संधि युद्ध लगान ये सब के सब बंगाल के गवर्नर जनरल की परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? इंग्लैंड के सम्राट द्वारा जो मनोनीत 6 कमिश्नरों की एक समिति बनाई गई, जिसे आगे चलकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। अर्थात अब ध्यान देना कि अभी हम पढ़ रहे थे कंपनी को कौन शासित कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? ये किससे संबंधित है? कंपनी के शासन से। अब 1784 में इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया? 6 कमिश्नरों की एक समिति बनाई और उससे क्या कहा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक कमिश्नर क्या करते थे? ये वास्तव में राजनीतिक या प्रशासनिक देखरेख करते थे भारत में। किसकी ओर से? इंग्लैंड की संसद की ओर से, इंग्लैंड के सम्राट की ओर से। अर्थात अब भारत में 2 लोगों का शासन शुरू हुआ। अर्थात अब भारत में द्वैत शासन शुरू हुआ। अर्थात अब भारत में न केवल कंपनी शासन करती थी, बल्कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी शासन करता था। यानी कि कंपनी का आवरण ओढ़कर ब्रिटेन की सरकार अब भारत में शासन करने लगी। अब आप समझ गए कि जब हम पढ़ते हैं ना भारत विजय, तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। हमें कोई ये नहीं बता पाता कि वास्तव में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या भूमिका थी। वास्तव में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुछ ना होकर ब्रिटेन की संसद ही थी या ब्रिटेन का क्राउन ही था, बस नाम अलग था। समझ गए? तो अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये काम दिया गया कि आप भारत के शासन, सेना और लगान से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर अपना नियंत्रण रखेंगे। और ये भी डिसाइड हुआ कि आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल किसी राज्य के साथ अब कोई संधि नहीं कर सकता। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से थे? जो कंपनी के होते थे, और उनको किसके अधीन कर दिया गया? गवर्नर जनरल के अधीन। क्लियर? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल अब एक दूसरे के अंतर्ग्रंथित हो गए। इस लाइन को आप नहीं समझ पाएंगे। इस लाइन का ऐसे मतलब समझिए कि अभी भी मैंने पिछले पढ़ाया था ना पीछे, कि ये बात ठीक है कि बोर्ड ऑफ प्रॉपराइटर्स के अधिकार को कम किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आगे गठन किया गया पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा,
लेकिन अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी तरह से प्रभुता समाप्त नहीं की गई थी। अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास अभी भी इतना राइट था कि उसकी परमिशन के बिना गवर्नर जनरल कुछ भी नहीं कर सकता था। क्लियर। इसीलिए आप देखोगे कि अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल इतनी प्रबल भूमिका में सामने नहीं आया था। वो कब आता है, वो तो बस बना दिया गया था कि हाँ कंपनी कभी भी एक्सट्रीम कोई डिसीजन ना ले। समझ गए। और इंग्लैंड में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीतियों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो, देखो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये था गवर्नर जनरल। क्लियर। इस पर नियंत्रण कौन रखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास एक्सट्रीम डिसीजन था कि वो अपने यहाँ के गवर्नर जनरल को नियंत्रित रखे। लेकिन आप बताइए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नियंत्रित रखेगा, इनको नियंत्रित रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये कहाँ पे थे, इंग्लैंड में। समझ गए। मतलब क्या कि एक तरीके से जाने और अनजाने में अडानी साहब मोदी जी को कंट्रोल में रखते हैं। अर्थात जाने और अनजाने में अडानी साहब देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल में रखते हैं। क्लियर। तो वही बात है यहाँ पे कि शासन भले ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे, लेकिन उन शासन के ऊपर नीतियों का संचालन अंबानी और अडानी कर रहे थे। क्लियर। तो आप ये चीज़ें समझ रहे। देखो करंट के इशू से मैं इसलिए आपको रिलेट कर देता हूँ ना, क्योंकि आप लोग रोज़ देखते होंगे कि हाँ ये इशूज़ चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें फिर कभी भूलोगे नहीं। समझ गए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। अब इसी चीज़ को कहते हैं द्वैत शासन, और यहीं से द्वैत शासन से शुरू होता है प्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब क्राउन के शासन। तो अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्वैत शासन से लेकर प्रत्यक्ष नियंत्रण तक की शासनिक व्यवस्था को बताएं, तो अब आप बता सकते हैं कि हाँ 1784 से हमें अपनी कहानी को बताना है। क्लियर। चलिए फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। और इस अब आप लोगों को लग रहा होगा मास्टर अभी तो आपने बोला पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स वास्तव में उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय एक मिली जुली सरकार होती थी। अब किसका नाम है बर्क वगैरह का वो हम आपको यहाँ नहीं बताना चाहते। क्लियर। तो आपको ये कुछ नहीं याद रखना है। वहाँ पे ब्रिटेन में मिली जुली सरकार थी दो लोगों की, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के इशू को लेकर वो सरकार गिर गई। पहली बार ऐसा इतिहास में मौका था कि ब्रिटेन की संसद की सरकार सिर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि भारत में शासन कौन करेगा और कैसे रेगुलेट करेगा। और उसी के बाद पिट्स महोदय को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और वो ही लाते हैं 1784 का एक्ट, इसीलिए उसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ के विचारों का प्रभुत्व बढ़ रहा था संसद में। बुर्जुआ वर्ग की डिमांड हो रही थी संसद में कि भाई साहब अब ईआईसी को, जो पिछले 190 वर्षों से आपने मोनोपोली दे रखी है, उसे समाप्त करो, और समाप्त करने के बाद उसके एकाधिकार को तोड़ो। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि देखो भाई, इतने दिन से उसने सेवा की हमारी, इतने दिन से उसने हमें लाभांश दिया, इतने दिनों से वो हमारे साम्राज्य को स्थायित्व बनाया, तो उसको पल भर के लिए हम भुला दें। मतलब हम इतने क्रूर हो गए हैं कि हम उसको एक पल के लिए उसके साथ विश्वासघात कर लें। ठीक है आप कह रहे हो कि हम उसके साथ ब्रेकअप कर लें, ठीक है आप कह रहे हो कि हम उससे अपनी मोहब्बत तोड़ दें, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, अभी उससे तो मोहब्बत शुरू ही हुई है, और आप कह रहे हो कि हम उससे मोहब्बत तोड़ लें। तो एक काम करते हैं, उससे तुरंत मोहब्बत नहीं तोड़ते, हम धीरे धीरे कुछ एक्सक्यूजेस बनाकर उससे मोहब्बत तोड़ेंगे। अर्थात उसे कुछ और दिन अपने साथ रहने के लिए कहेंगे, अर्थात उसे कुछ और दिन भारत जैसे देश में रहने के लिए कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप अगर इतना प्रेम करते हो अपनी प्रेयसी से, अर्थात अपनी कंपनी से, तो आप यही कर लो कि आप तुरंत उसकी नीतियों को ना समझो, आप तुरंत उसको मतलब वो मत करो। जैसे होता है ना कि कई बार जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो कोई तीसरा आकर उसमें अड़ंगा अड़ाता है, तो वो अपने पहले वाले को भूलने का प्रयत्न करता है। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकते, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको डिवोर्स दे देंगे। वही चीज़ यहाँ पे थी। तो ब्रिटेन की सरकार ने
पहली बार अपनी प्रेयसी के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि मैडम साहिबा, हम आपको 20 वर्ष का और मौका देते हैं, 20 वर्ष तक आप हमारे साथ और रह सकती हैं, अर्थात हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर मोनोपोली या वाणिज्यिक व्यापार का एकाधिकार आप रख सकती हैं। और अगले 20 वर्ष के बाद हमें सोचेंगे कि क्या आपको मोनोपोली रखनी है या नहीं रखनी है। तो EIC झुकी हुई नज़रों से कहती है कि जैसी आपकी इच्छा, आपको कोई मिल गया है तो इसीलिए आप हमको छोड़ देना चाहते हैं। तो कंपनी ने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे सब लोग कहते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं पढ़ाई करने लगी हूँ, मुझे अन्य बुर्जुआ वर्ग की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है, बहाने मत बनाओ, तुम्हें अगर मुझे छोड़ना ही है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और कुछ बात नहीं कही। बात वही आ गई ना कि जब आप एक बार में ये बोल देते हो नो, तो फिर आगे कोई सुनने की कोई बात ही नहीं करेगा। तो इस एक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं लाए गए, मतलब 1793 एक्ट में कोई नए रिफॉर्म नहीं लाए गए। और अगले 20 वर्षों तक का इंतज़ार करने लगी कंपनी कि ठीक है, अब देखते हैं क्या कहेगा वो आगे चल के। तो उस 20 वर्ष के बाद जब 1813 का एक्ट आया तो उसमें कह दिया गया कि अब आपका व्यापार से मोनोपोली हम समाप्त करते हैं, अर्थात अब आप जो केवल हमारे पैसे के आधार पर शॉपिंग कर रही थी, तो अब ये शॉपिंग हम आपकी ख़त्म करते हैं और केवल अब आप चीन और चाय के व्यापार के साथ शॉपिंग करवा सकती हैं। मतलब अब आपको केवल उसी 2 जगह पे मोनोपोली है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सिंपल सा वही है कि पहले जब वो अपनी प्रेयसी के लिए हर तरीके के पैसे खर्च कर देता था, अब वो बोल रहा है कि केवल हम चाय और एक पिज्ज़ा में पैसा खर्च करेंगे, बाकी जो अन्य चीज़ों में पैसा है शॉपिंग कराने का, वो सारा का सारा पैसा हम किसी और पे खर्च करेंगे, मतलब अन्य व्यापारिक कंपनियों पे खर्च करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से कंपनी की मोनोपोली समाप्त हो गई। प्रीलिम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वास्तव में प्रीलिम में क्वेश्चन 1813 से 1935 तक में ही पूछे जाते हैं। 1783 और 93 और 73 पे प्रश्न नहीं आता है, तो इसकी तो आप चिंता ही ना करिए, वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही अपनी प्रीलिम की सीरीज में। तो यहाँ पे मोनोपोली ख़त्म हो गई और फ्री ट्रेड की पॉलिसी की शुरुआत हुई। इसी में एजुकेशन पर 1 लाख रुपए दिए गए, इसी में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की परमिशन हुई। ये सारे प्रोविजंस हमने वहाँ बताए हैं, तो यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि हम यहाँ मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये हुआ और कहा गया कि अगले 20 वर्ष तक हम आपको चाय और चीन के साथ और व्यापार करने देते हैं, मतलब आपको हम पिज्ज़ा और कॉफ़ी की और परमिशन देते हैं। इसके बाद हमारा विवाह हो जाएगा किसी अन्य कंपनी के साथ में, तो हम आप पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपना रास्ता कहीं और देख लीजिएगा। तो उसने भी कह दिया ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। तो इस तरीके से कंपनी के क्षेत्र तथा कार्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे और वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को संयुक्त रूप से संभालना भी मुश्किल हो पा रहा था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 1813 के अधिनियम को जब पारित कर दिया गया और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो उसी समय ब्रिटेन की संसद को ये याद आया कि अरे भाई, हमारा साम्राज्य भी काफ़ी बढ़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि मैसूर हमारे अधीन आ गया, मराठा हमारे अधीन आ गया, सिंध और पंजाब का हम विलय करने वाले हैं आगे चलकर। तो क्यों ना अब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है और ट्रेड की पॉलिसी भी बढ़ रही है, तो दोनों को एक साथ संभाल पाना मुश्किल है। और इन दोनों पर अगर किसी को अनुभव है तो सबसे ज़्यादा हमारी प्रेयसी मतलब कंपनी को है। तो ऐसे एकदम से अगर हम समाप्त कर देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि कंपनी के अधिकार को डाइवर्ट कर देते हैं या 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो उसने क्या किया कि कंपनी का जो भारतीय रेवेन्यू पर राइट होता था, अर्थात जो क्षेत्रीय रेवेन्यू पर राइट होता था और जो वाणिज्यिक इनकम होती थी, उसको अलग अलग कर दिया। मतलब ऐसे समझो कि व्यापार से जो पैसे की आय होती थी उसे अलग काउंट किया जाने लगा और जो भारत के रेवेन्यू मतलब लगान से जो वसूली होती थी उसे अलग कैलकुलेट किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ताकि ये पता चले कि दोनों में से अलग अलग पैसा कैसे आ रहा है। वही होता है ना कि जब कोई छोड़ कर जाती है, कोई छोड़ कर जाता है,
तो सारा हिसाब किताब देखा जाता है कि हमने इसके ऊपर महीने में कितना खर्च करते थे, अब कितनी सेविंग बची तो उसको किस हिसाब से मैनेज करना है। तो वही चीज़ कंपनी के ऊपर करने लगे ब्रिटेन की सरकार। और फिर इसी के बाद आता है 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम यूटिलिटेरियन अप्रोच से प्रेरित होता है और इस समय भारत का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। मतलब भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसके पद को समाप्त करके अब उसे भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्लियर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, हमने वहाँ पे अध्ययन किया है। और कंपनी का शासन का जो क्षेत्र था उसे सीमित कर दिया गया। क्लियर। अगले 20 वर्षों तक ये कहा गया कि भारतीय इलाकों पर कंपनी का शासन होगा, किंतु कंपनी उन अधिकारों को ब्रिटिश सम्राट, उसके उत्तराधिकारी और भारत सरकार की सेवा में धरोहर के रूप में रखेगी। अर्थात कि जब तक कंपनी पर डायरेक्ट शासन ब्रिटिश सरकार का नहीं हो जाता तब तक ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अभी तक उसने अर्जित किया है भारत में, जिस तरीके से उसने भारत में से कई सारे राज्यों की रियासतों का विलय किया है, तो उन सब को भले ही वो जीत रही होगी लेकिन उन सब का संरक्षण एक निरीक्षक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में ब्रिटेन की सम्राट की ओर से करेगी। अर्थात जब तक ब्रिटेन का सम्राट भारत में नहीं आ जाता, जब तक ब्रिटेन का क्राउन भारत में नहीं इस्टेब्लिश हो जाता, तब तक कंपनी के ऊपर इतना तो दायित्व तो है ही कि वो उसके सभी संसाधनों या उसके जितने भी गिफ्ट्स थे उन गिफ्ट्स को संजो कर अपने पास रखे, मतलब उन्हें डस्टबिन में मत फेंके। ये बात अलग है कि ब्रेकअप हो गया है लेकिन अभी इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो ब्रिटेन की कंपनी ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखो मैं इन चीज़ों में गुस्सा नहीं होती हूँ, तुम फालतू की बातें कर रहे हो और मैं कोई गिफ्ट वगैरह नहीं फेंकूंगी तुम्हारा, तुम आना अपने सारे गिफ्ट हमसे वापस ले जाना। क्लियर। आगे चलकर गवर्नर जनरल जो था उसे समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का राइट मिल गया। क्यों? क्योंकि केंद्रीकरण की पूरी प्रवृत्ति आ गई। और काउंसिल में चौथा सदस्य यानी कि एक कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले को या कह सकते हो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान दिया कि पहले काउंसिल में कितने होते थे? 4 होते थे, फिर उनको समाप्त किया गया एक को, फिर 3 आए और अब फिर से एक बढ़ा दिया गया और ये बना कानूनी सदस्य। और इसी को आगे चलकर विधायी परिषद के रूप में बनाया गया। ध्यान देना, क्योंकि कई बार होता है ना, विधान परिषद हम लोग समझ लेते हैं आज की विधान परिषद और विधान पालिका को समझ लेते हैं आज का विधानमंडल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर। तो वो जब हम 1919 के अधिनियम तक आएंगे तब हमें और अच्छी चीज़ें से क्लियर होगी। अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों एवं वहाँ की काउंसिलों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया। मतलब अब समस्त क्षेत्र का कानून कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। और ये कहाँ बैठता है? कलकत्ता में। कौन सा है? बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो इसलिए जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियाँ थीं उनके राइट्स को भी छीन कर केंद्रीकृत कर दिया गया विलियम बेंटिक के अधीन। इसीलिए आप देखोगे इस केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बाद में 1861 के अधिनियम में कैनिंग विकेंद्रीकरण कर देता है, मतलब फिर से इनको पावर दे देता है। तो वो हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के प्रोविजंस को। क्लियर। फिर क्या होता है कि धारा 87 के तहत कई सारी आप धाराएं पढ़ते हो, जैसे 124A जो कि राजद्रोह से संबंधित है। तो ऐसी धाराओं को आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम में कभी लाइन दे देता है। धारा 87 के तहत विधान पालिका में केंद्रीकरण लाया गया, मतलब जो कानून बनाने की प्रोसेस है उसमें केंद्रीकरण लाया गया, किंतु कार्यपालिका से पृथक एवं स्वतंत्र नहीं बनाया गया। मतलब जो कार्य परिषद थी ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपने देखा था 4 मेंबर्स की, उससे इसे अलग नहीं किया गया। क्लियर। मतलब उसी के अंदर किया गया। और इसे अलग कब किया जाता है? अगले एक्ट में। जाति, वर्ण और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें की गई। इसी दिशा में अगला 20 वर्षों के बाद आता है जो कि अंतिम चार्टर एक्ट होता है। अंतिम चार्टर एक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद ही कंपनी को 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी के समस्त अधिकार क्राउन के अधीन चले जाते हैं। क्लियर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की उपयोगिता समाप्त हो गई, अतः इसे अब समाप्त कर दें ऐसी मांग उठने लगी। कहने का मतलब
कि 1853 के अधिनियम तक आते आते बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग ये कहने लगे कि इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटाओ भाई साहब। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को तो हमने इतना शक्तिशाली बना ही दिया, तो ये बीच में चचा कर क्या रहे हैं, तो इन चचा को आप हटा दो। तो लोगों ने कहा अरे रुक जाओ भाई, इन चचा को क्या, हम इन सबको हटा देंगे और डायरेक्ट हम शासन करेंगे। मतलब ये जो गवर्नर जनरल है ना, इसको भी हटा देंगे और इसकी जगह पे अपना क्राउन का प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, जिसे वायसराय हम कहेंगे, क्योंकि वायसराय का मतलब ही होता है क्राउन का प्रतिनिधि, महारानी का प्रतिनिधि। क्लियर? लेकिन एक बहाना तो चाहिए भाई, पूरी तरह से ब्रेकअप करने का एक बहाना तो चाहिए कि हाँ तुमने ये किया था, तुम यहाँ घूम रही थी, उसके साथ घूम रही थी, ऐसा तो कोई बहाना चाहिए। और ऐसा बहाना उन्हें मिला 1857 के विद्रोह के दौरान। तो वो हम देखेंगे 1857 के विद्रोह की कहानी पर। खैर अभी हम देख लेते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की उपयोगिता समाप्त हो गई, अतः भाई साहब इसे समाप्त कर दो। लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है अभी हम नहीं समाप्त करेंगे। करते क्या है कि इसकी संख्या को हम कम कर देते हैं, और इसकी संख्या को कम कर दिया गया और प्रशासनिक नियुक्तियों पर से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का संरक्षण समाप्त कर दिया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, वो किसको नियुक्त करता था? गवर्नर को। तो अब वो गवर्नर को नियुक्त नहीं कर पाएगा, अब वास्तव में गवर्नर को कौन नियुक्त करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटेन की सरकार। और ये भी हुआ कि सिविल सेवा की अब खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो। खुली प्रतियोगिता का मतलब कि अब कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकता है, सिलेबस ओपन होगा, सारी चीज़ें क्लियर। फिर इसमें यह भी डिसाइड हुआ कि अब कार्यपालिका और विधान पालिका को अलग अलग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप बताओ कि मद्रास और बॉम्बे के कानून भी तो बनाने थे, वही कार्यपालिका सब कुछ तो नहीं कर सकती थी। तो इसलिए विधान पालिका जो विधि सदस्य बनाया गया था, उसके नेतृत्व में अलग एक विधान पालिका बनाई गई। क्लियर? उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और कानून जो सदस्य बनाने वाला अधिकारी होता था उसे कार्यपालिका का स्थायी सदस्य बना दिया गया। वो यहाँ पे अस्थायी था। देखो कहा ही रहता है कि जो लॉर्ड मैकाले था वो कार्यपालिका में शामिल होता था, कभी नहीं शामिल होता था, अपनी मन मर्जी मुताबिक काम करता था, क्योंकि उसे पता था कि हम स्थायी तो हैं नहीं, कभी भी हमें नौकरी से निकाला जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कंपनी ने सोचा कि इसे स्थायी सदस्य बना दो और विधान परिषद में 6 अन्य सदस्यों को बढ़ा दो। क्लियर? विधान परिषद का मतलब वही जो विधियां बनाएगी, मतलब एक तरीके की विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर? तो उसमें 6 अन्य सदस्यों को बढ़ा दिया गया। ये जो 6 अन्य सदस्य होते थे कानून के विशेषज्ञ वगैरह होते थे। तो इस तरीके से 1853 का जो एक्ट था वो दो विपरीत विचारधाराओं के मध्य समन्वय लाने का प्रयास करता है, अर्थात संसद के पूर्ण नियंत्रण को और अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग को। मतलब कंपनी पर अभी संसद का पूर्ण नियंत्रण भी हो जाए और उसके अधिकार भी एक निश्चित समय सीमा तक सेफ बने रहें। इस चीज़ को 1853 का एक्ट काम करता है। जैसे होता है ना, कई बार जब ब्रेकअप होता है तो तीसरा एक म्यूचुअल फ्रेंड लाया जाता है कि भाई तुम समझौता करवाओ कि वो गिफ्ट हमें मिल जाए, ये चीज़ें हो जाएं। तो वही चीज़ें यहाँ पे 53 का एक्ट ने कर दिया। भारतीयों को अभी भी प्रशासन में लेकिन शामिल नहीं किया गया, ये चीज़ आप देखते हो। लेकिन ये हो गया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो गई। ये बात अलग थी कि भारतीयों को अभी नहीं शामिल किया गया, मतलब आसपास की क्षेत्रीय रियासतों का इसमें पार्टिसिपेशन शुरू हो गया। और 1857 का फिर विद्रोह होता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है, क्राउन का शासन अधीन आ जाते हैं और क्राउन के शासन के अंतर्गत ही गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद आता है। 1858 का जब हम अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें फिर से डिटेल से देखेंगे। अभी तक तो हमने 53 तक की कहानी पढ़ी है और बस बेस के रूप में 1858 का ले रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया। अब बताओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स कहाँ होता था? इंग्लैंड में। इसे समाप्त कर देंगे तो इंग्लैंड में कोई तो चाहिए ना, तो भारत सचिव के पद का गठन किया गया। और भारत सचिव तो अकेला आदमी है, इसको सहायता सलाह देने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। क्लियर? और वायसराय तो यहाँ पे था ही। क्लियर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त क्यों कर दिया गया? क्योंकि कंपनी ही नहीं रही तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या करेंगे। देखो लॉजिक होने चाहिए हर चीज़ को पढ़ते हुए कि अच्छा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसलिए समाप्त किया गया, तो हाँ भाई इसलिए समाप्त किया गया। क्लियर? तो आप ये चीज़ें समझ गए। फिर आता है 15 सदस्यों की समिति बनाई गई जिसे इंडिया काउंसिल नाम दिया गया
और इसे आगे चलकर 1947 के अधिनियम में समाप्त कर दिया जाता है। समझ गए? इस तरीके से भारतीय प्रशासन का उत्तरदायित्व अब सीधे संसद पर आ गया, अर्थात क्राउन के अधीन आ गया। क्लियर? अब इससे जो आगे की कहानी होगी वो हम 1858 के एक्ट से 1947 तक की कहानी में 1857 के विद्रोह के बाद क्रम रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें क्रम से नहीं पढ़ना था, ये हमें इतने ही ब्रॉड लेवल में पढ़ना था। लेकिन अब 1858 के बाद से क्रम में पढ़ना पड़ेगा कि 1861 का अधिनियम क्यों आया, 58 का क्यों आया, 93 का क्यों आया, उसमें क्या प्रोविजंस थे, 1909 का क्यों आया, 1919 क्यों आया, 1935 क्यों आया। क्लियर? लेकिन अब हम अपने अगले पार्ट में क्या करेंगे कि इन प्रशासन की अपनाई गई नीतियों से भारत पर इकोनॉमिक रूप से क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप कहोगे सर इकोनॉमी क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भाई साहब आप बताइए, अभी इस पूरे प्रशासन में आपने क्या पढ़ा कि प्रशासन का दायित्व किसके पास था, राजा के पास या नवाब के पास। रेवेन्यू की वसूली किसके पास थी, कंपनी के पास। और रेवेन्यू की वसूली तो कंपनी कर रही थी, लेकिन अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रही थी, और उस उत्तरदायित्व के निभाने के ना कारण इकोनॉमिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई। तो वो इकोनॉमिक व्यवस्था चरमरा कैसे गई उसको पढ़ेंगे। उस इकोनॉमिक व्यवस्था से लगान की वसूली कैसे की, उन नीतियों को कैसे अपनाया उसको पढ़ेंगे। वो कौन से बंदोबस्त थे, आखिरकार स्थायी बंदोबस्त ही क्यों अपनाया, रैयतवाड़ी ही क्यों अपनाया, महलवाड़ी ही क्यों अपनाया, इनके अलावा कुछ और क्यों नहीं अपनाया, दूरवासी जमींदार कौन होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ लेंगे तो वास्तव में समझ में आएगा कि प्रशासन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे थे ब्रिटिश सरकार के लोग, क्यों केवल और केवल दीवानी पर ही केंद्रित थे। क्लियर? तो उनकी दीवानगी निकालने के लिए हम अगले पार्ट में आर्थिक नीतियाँ उनकी पढ़ेंगे, ताकि उनकी जो दीवानगी है, मतलब उनकी जो दीवानी है, दीवानी का मतलब रेवेन्यू, उस दीवानगी में मत जाइए। तो तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अकाल क्यों पड़ा, उद्योग धंधों क्यों चरमरा गए। और इस पे ब्रॉड क्वेश्चन आता है कि प्लासी की विजय के बाद भारतीय उद्योग पतन की ओर उन्मुख हो गए। तब आप बताओ कैसे लिखोगे? तभी तो लिख पाओगे जब आपको इतना डिटेल पता हो, प्रशासन से इंटरलिंक कर पाते हो। समझ गए? तो हम वहाँ अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आज का आपको टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा इसलिए भी लगा होगा क्योंकि आज हमने आप लोगों के कई सारे करीबी इवेंट्स को इसके साथ शेयर किया, मतलब प्यार मोहब्बत का जिक्र करते हुए हमने कंपनी और ब्रिटिश सरकार को समझाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य हमारा केवल यही था कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएं। बाकी हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस जैसे प्रियतम और प्रेयसी के मामलों में फंसकर अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ करें या अपनी ज़िंदगी को समर्थ बनाएं। क्लियर? हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको टॉपिक समझाना था। तो अगर कोई हर्ट हुआ हो, किसी की फीलिंग्स अगर जग गई हों, तो उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। बाकी अगले पार्ट के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।